अस्सलामुअलैकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा मुकम्मल नावल आप सब के लिए, जिसका नाम है एक ख्वाब था। राइटर नईमा नाज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ख्वाब था सुनहरा जो टूट गया, जब से इसका भाई मुझे कोट गया। व्यूवर्स, यह है कहानी मेरी हसरतों की, आरज़ुओं की, ख्वाहिशों की, टूटे ख्वाबों और बोसीदा और आग से कबाबों की। चॉकलेटी हीरो ने अपनी चुन्नी मुन्नी आंखें फाड़ के स्क्रीन पर लिखे लफ्ज़ को गौर से देखा। किताबों लिखा है बेवकूफ़, किताबों, बिल्कुल ही डफर हो, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किताबों नहीं, कबाबों लिखा है, ये देखो अपनी आंखें इस्तेमाल करके। चॉकलेटी हीरो ने मोबाइल स्क्रीन सबीन की आंखों के सामने लहराया। हाँ, लिख दिया होगा गलती से। ये लिखने के बाद मुझे चाइनीज़ गोला कबाब बनाने थे ना, तो वही चल रहा था जहन में। अब बाई मिस्टेक वही लिख दिया। प्रिया रानी ने अपनी गलती तस्लीम की। अच्छा हुआ मैं लाइव नहीं जा रहा था, सब ने बड़ा ही मजाक बनाना था मेरा। चॉकलेटी ने अपनी घोंसला हेयर स्टाइल पर एक स्टाइल से हाथ फेरा। हाँ, बड़ा आया तो वहीद मुराद, मोना मत्था, एमी जी गुत्थम गुत्था। मेथी के पत्ते चुनते हुए दादी ने इसे लताड़ा। ये कौन सा हीरो है? चॉकलेटी ने भवें उचका के सबीन को देखा। कैसा सवाल कर दिया है चॉकलेटी, दादाजी का हार्ट फेल करवाएगा तू? वहीद मुराद को नहीं जानता? यूँ समझ अपने दौर का फव्वाद खान। बबली बाजी ने मतानत से समझाया। बड़े मियाँ का हार्ट फेल इसलिए नहीं होगा कि तू वहीद मुराद को नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि तू इसे फव्वाद खान से मिला रही है। अरे अपने वहीद मुराद के आगे तो फिल्मी दुनिया का हर खान पानी भरता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दादी ने चमक कर जवाब दिया। मेथी से फारिग होकर वह अब आलू काट रही थी। दादी, कब तक 50-60 साल पहले की दुनिया में रहोगी? तब के हीरोइन आज परदादी बन गए हैं। चॉकलेटी ने बुरा सा मुंह बनाकर बूढ़ी दादी को देखा, जो आज इस उम्र में भी ना सिर्फ फुर्तीली थी, बल्कि बड़ी शौकीन मिजाज भी थी, अपने बड़े मियाँ यानी दादा की तरह। ना तो क्या हुआ, तुम्हारे आजकल के हीरो से तो अच्छे हैं, जो दादा नाना बनने की उम्र में भी हीरो आ रहे हैं। इसे फिटनेस कहते हैं और गुड लक भी। इसे तुम जैसे अतावलों की बेवकूफ़ी कहते हैं। भला बताओ, तुम्हारा कोई भी हीरो 40-50 से कम का है ही नहीं, बल्कि ऊपर ही है। अच्छा छोड़ो, ज़रा लहसुन तो लाना, प्याज के साथ काट लूँ, भंगार में अच्छी खुशबू आएगी। दादी जान ने बबली आपा को लहसुन प्याज में ही लपेट दिया। दस्तरखान पे आलू मेथी की सब्ज़ी, लहसुन मिर्च की चटनी थी। घर में एक वक्त में एक पकवान का रिवाज था। खाना है तो यही है, नहीं खाना तो भी यही है। मगर ऐसी सूरत हाल में अब हर कोई अपना अपना बंदोबस्त कर लेता था। मैं बर्गर लेने जा रहा हूँ, किसी को मंगवाना है तो अपने पैसे दे दे। चॉकलेटी के ऐलान से दादी की तेवरियाँ चढ़ जाती और दादा के मुंह में पानी आ जाता। एक आध मेरे लिए भी पकड़ लियो, हरी चटनी डलवाना और ज़्यादा डलवाइयो। कनखियों से बेगम साहिबा को देखते हुए बोले जाते। सब्ज़ी तो तुम सबके मुंह में काटे है। दादी को पतंगे लग जाते जब बड़े मियाँ भी आलू मेथी छोड़कर बर्गर की तमन्ना करें तो वो किस मुँह से बच्चों को सब्ज़ी खाने की नसीहत करें। बुढ़ापे में दिमाग चल गया तुम्हारा, चटनियाँ डाल डाल के बर्गर खाओगे, रात भर हाय हाय करना, मेरी नींद ख़राब करना। दादी कितना ही बकती झकती रहती, दादा समेत हर कोई कान लपेट लेता। ना खाओ, कल इन्हें आटे में गूंद कर पराठे खिलाऊंगी। उनकी धमकी किसी को बर्गर खाने से बाज ना रख सकती थी। अलबत्ता प्रिया रानी की दिलचस्पी ऊद आती। दादी, पराठे बनाने से पहले मुझे बताइएगा, मैं शूट करूंगी, बचे हुए खानों से दूसरे मज़ेदार पकवान बनाएं। बड़ी बी की लेपा पोती कर देना पोती साहिबा, वरना कौन देखेगा। दादा की फुलझड़ी पर दादी का जलाल फिर देखने लायक था। नाहा कितना गुस्सा करती हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। मैं मस्कीन बुढ़ा ही काम करता हूँ, फिर और तो कोई तेमरदारी करता नहीं तुम्हारी। और दादी की निगाहें ऐसी होती कि बस कच्चा ही चबा जाएं। तब दादा भी खामोशी से अपना मुंह मोबाइल में घुसेड़ लेते। दिसंबर की फसों खेज रातें और जनवरी के सर्द बर्फीले दिन बीत गए। ख़िज़ां आलूद पेड़ पौधे इस्तकबाल बहार के तसव्वुर से बड़ी दिल फरेब अंगड़ाइयाँ लेने लगे। घुंघरियाले बालों वाले फैज़ी भाई, जिनकी आंखें जहानत और शरारत का इम्तजाज थीं, अगरचे उनका रंग कदरे सांवला बल्कि स्याही माइल था, फिर भी बड़े पुरकशिश लगते थे। देखने में हंसते मुस्कुराते तो अच्छे लगते थे। जब अपने खूबसूरत लबो लहजे में कोई बात करते तो बहुत ही अच्छे लगते। उन्होंने आने से पहले फ़ोन किया था। दादा दादी से लंबी चौड़ी गुफ्तो शनीद करके फिर इस घर में कदम रंजा फरमाया था। वो पहले भी आए थे यहाँ और कई माह क़याम करके गए थे, जब वो मैट्रिक के तालिब इल्म थे।
اور آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک فرم میں نوکری کر رہے تھے، اگرچہ اس درمیانی وقفے میں کبھی کبھی ملنے آتے تھے، مگر قیام کرنے اس بار آئے تھے۔ چاکلیٹی اور پریا رانی کے پاس ساری معلومات تھیں جو وہ ببلی آپا کے گوشہ گزار کر رہے تھے۔ فیض بھائی اپنے امی ابو سے جھگڑ کر آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑائے۔ چاکلیٹی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بجائے پھیلنے کے اور چنی سی ہو جاتی تھیں۔ اپنی فیملی کو کوئی نہیں چھوڑتا بے وقوف، یہ لڑائی جھگڑے وقتی ہوتے ہیں، صلح صفائی ہو جائے گی، سب مل جائیں گے۔ پتہ نہیں، فیضی بھائی تو بہت غصہ میں تھے۔ پریا نے کندھے اچکائے، مانی سے کچھ یاد آیا۔ آج تو کچھ ڈھنگ کا پکے گا گھر میں، مہمان آئے ہیں، وہ بھی دادی جان کے فیورٹ۔ خدا کے واسطے گھاس پھونس دال کا لنگر نہیں لگا لینا، شرم کرو اور شکر کرو اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہو، اللہ کی نعمتیں کھا پی رہے ہو۔ غزہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ وہ خود ہی بکتی جھکتی رہیں۔ دسترخوان بچھا کر پریا کھانا چننے لگی۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، چکن اچاری، سلاد، رائتا اور میٹھے میں گڑ کے چاول، جس میں مہمان خصوصی کے لیے بادام، کشمش، کھوپرے کی کثیر مقدار ڈالی گئی تھی۔ ببلی آپا کچن میں تھی، کھانا ڈشوں میں نکال کر پریا کو دے رہی تھی۔ ویسے مدد کے لیے تو چاکلیٹی بھی آیا تھا، مگر اس کی دلچسپی شامی کباب اچکنے اور میٹھے چاولوں میں سے میوہ چننے تک تھی۔ یہ دونوں تو ملے نہیں، البتہ ببلی آپا نے ہاتھوں پہ جو کفگیر مارے انہیں ہی کھا کر کچن سے لوٹنا پڑا۔ دسترخوان پر پلیٹوں، چمچوں، دیگر برتنوں کی کھنکھناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ فیضی بھائی غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ دادا دادی بھی کسی تفکر میں ڈوبے کھانا کھا رہے تھے۔ ببلی آپا تو یوں بھی بہت زیادہ بولنے کی شوقین نہیں تھی۔ پریا اور چاکلیٹی کے منہ بھی لفظ کھانے کے لیے ہی کھل رہے تھے، جو ایک دو لفظ بھی بول رہے تھے۔ کھانے کے بعد ببلی آپا نے فیضی بھائی کو چائے دی، جسے لے کر انہوں نے چھت کا رخ کیا۔ خدا جانے وہاں اپنے کمرے میں گئے تھے یا کھلی چھت پر سرد ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ تھا۔ دادا دادی کے لیے قہوہ بنا تھا، انہیں دینے گئیں تو دادی اپنے مخصوص کڑک لہجے اور تیز آواز میں دادا سے مخاطب تھیں۔ مبشر اور سمینہ کو کیا ہو گیا؟ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فیضی کو واپس بھیج دیں۔ کوئی ہم نے بلایا ہے اسے کہ اپنے میاں باوا سے لڑ جھگڑ کر ہمارے گھر آ جاؤ؟ میں نے تو کہہ دیا سمینہ سے، تمہارا لونڈا جب تمہارے کہنے میں نہیں تو ہماری کیا سنے گا؟ ویسے اس کا مطلب میں خوب سمجھ رہی ہوں۔ کیا؟ دادا چونکے۔ خطرہ ہو رہا ہے ہم سے، کہیں اس کے لائق فائق پوت کو قابو نہ کر لیں۔ خدا کی مار، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کی؟ میری ببلی کوئی گری پڑی تھوڑی ہے، اسے ہی دوں گی جو خوشی خوشی اپنے گھر لے جائے، عزت قدر محبت کے ساتھ۔ دادی نے بولتے بولتے اپنے سامنے رکھا قہوے کا مگ اٹھایا۔ گڑ ڈالا ہے نا؟ چینی تو نہیں ڈال دی بھولے سے؟ گڑ کا بنایا دادی، مجھے یاد رہتا ہے۔ ببلی آپا مسکرائیں۔ پرسوں غلطی سے انہوں نے قہوے میں چینی ڈال دی تھی، اب دادی کو پورا ہفتہ یہ بات یاد رہے گی۔ فیضی اوپر گیا۔ جی بس ٹھیک ہے، زیادہ منہ نہ لگانا اسے، اپنے کام سے کام رکھنا۔ ویسے تو سارا دن اپنے آفس میں ہی ہوگا، ادھر کچھ کھانا پینا ہوا تو میں دیکھ لوں گی، یا پریا ہے کہہ دوں گی اس سے۔ تم بس دور دور ہی رہنا۔ بڑا آیا کھل جا سم سم کا خزانہ، جیسے ہم قبضہ ہی کر لیں گے۔ دادی کو بہت ہی تاؤ آ رہا تھا، فیضی بھائی کی امی نے جانے کیا کہا تھا کہ ان کا تیش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بدلتے موسم میں کاموں کا ایک ڈھیر تھا جو جمع ہو گیا تھا۔ مخمل کے بھاری پردے اتار کے ذرا ہلکے پردے لگائے، لحاف کمبل دھوپ لگا کر تہہ کر کے صندوق میں رکھے، ان کے درمیان فنائل کی گولیاں ڈال دیں۔ گرم کپڑے اور پردے دھونے تھے۔ روزمرہ پہننے کا کاٹن، کھدر، مخمل کے ملبوسات، سویٹر، جیکٹیں، ہائی نیک، زیادہ تر تام جھام چاکلیٹی کا تھا۔ ببلی نے تھیلے بنا کر چاکلیٹی اور پریا کے حوالے کیے، اسٹور میں رکھ کر آؤ، صندوق میں ٹھیک سے رکھنا، ڈھکن ٹھیک سے بند کرنا۔ اتنے میں فیضی سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس کی صبح اس وقت دوپہر میں ہوئی تھی۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ جمائی لیتا ہوا وہ کرسی پر ٹک گیا۔ مل جائے گی، 5 منٹ لگیں گے۔ ببلی نے دودھ پتی چینی ملا کر پکنے کو رکھا۔ چائے میں کھول آ رہا تھا جب بھابھی شاہین کی پاٹدار آواز کچن تک چلی آئی۔ پہلے آواز، پھر ان کا تھلتھلاتا وجود۔ ارے ببلی، تھوڑا سا لہسن ادرک ہوگا پسا ہوا، ہنڈیا چڑھائی جا رہی تھی۔ لہسن ادرک ختم ہو گیا؟ ثابت تو ہے مگر گرائنڈر خراب ہے، دکان پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہونے کے لیے۔ یہ لڑکے بھلکڑ روزانہ لانا ہی بھول جاتے ہیں۔ تمہارا گرائنڈر تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے دے دینا، یا پھر یہیں لے آؤں گی، یہیں پیس لوں گی، لانا لے جانا نہیں کرنا پڑے گا۔ حسب عادت ایک ہی سانس میں ساری باتیں کرتے کرتے ان کی نگاہ فیضی پر پڑی۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر فیضی کو دیکھا، نظروں میں پہلے الجھن، پھر شناسائی کے رنگ ابھرے، پھر یکایک انہوں نے چمک کر سوال کیا، تم فیضی ہو نا؟ داد دیتا ہوں آپ کی یادداشت کی۔ فیضی مسکرایا۔ جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا اور یہاں قیام تھا
पड़ोस वाली शाहीन भाभी के बेटों से उसकी दोस्ती हो गई थी, अक्सर उनके घर जाता था। और सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? शादी वादी हुई या नहीं? रुकने आए हो? आना हमारे घर, हाशिर बहुत खुश होगा तुमसे मिलके। इससे ही ज़्यादा दोस्ती थी ना। शहीर तो मलेशिया चला गया, शादी कर दी इसकी, अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहीं रहता है। शाहीन भाभी बगैर रुके बोल रही थी और शायद इसी तरह बोलती रहती अगर दादी कमरे से बाहर ना आ जाती। बड़े दिनों में चक्कर लगाया शाहीन। क्या करूं खाला, घर और बच्चों के मामलात में घन चक्कर बनी रहती हूँ। इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक छुटल नहीं बने रहते हैं। शाहीन भाभी ने दादी की मुंह की बात छीन ली थी। फैज़ी उठकर दादा के पास कमरे में चला गया। दादी ने कुर्सी संभाल ली। शाहीन भाभी को भी बैठने की पेशकश की। घर में काम छोड़ कर आई हूँ। शाहीन भाभी दादी की पेशकश कबूल करते हुए मिनमिनाई। अरे छोड़ो, होते रहेंगे घर के काम। बबली बेटिया, चाय तो बनाओ ज़रा। बन रही है। बबली की सर्विस क्विक थी। ये दुपट्टा इसके साथ का है? दादी ने शाहीन भाभी के दुपट्टे और जोड़े का बारी बारी जायज़ा लिया। नहीं तो, इसके साथ का दुपट्टा कब से नहीं मिलता। खुदा जाने कपड़ों के ढेर में कहाँ खो गया। ये मैच हो रहा था, लगा लिया। शाहीन भाभी लिबास के मामले में सुस्त और लापरवाह कुछ तो पहले ही से थी। कुछ सुध-बुध बच्चों की वजह से खो बैठी थी। 4 बेटों और एक शौहर जो खुद भी किसी लाडले बिगड़े हुए बच्चे से कम नहीं थे। सब ने मिलकर इन्हें घन चक्कर बनाया हुआ था। कई बार मुलाजमा रख चुकी थी। कभी वो मुतमईन नहीं होती, कभी मुलाजमा ख़ुद को मिलने वाली तनख्वाह, मिरात, सहूलियात को नाकाफ़ी समझते हुए छोड़ ही जाती थी। किस्सा मुख्तसर कि आजकल वो बग़ैर मददगार के अकेली घर के अफराद और मामलात से निमट रही थी। पुरखलूस और हंसमुख खातून थी। उनकी सुस्ती, लापरवाही या किसी हद तक फुहड़पन पे दादी तनकीद कर जाती थी। वो सुनकर हंसती रहती। क्या करूं खाला, इन बाप बेटों ने मिलकर मेरी मत ही मार दी। वो बुरा नहीं मानती थी, मगर बबली दादी को खामोश कराने की कोशिश करती। इसे शर्मिंदगी होती दादी के यूँ मुँह फट अंदाज में बोलने पर, मगर एक डांट इसे भी पड़ जाती थी जब वो दादी को रोकती। तुम्हें काहे की परेशानी है? जब वो बुरा नहीं मानती, तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मगर खैर, ये दिन हवा के झोंकों की तरह रोज़ ही आते और गुजर जाते। बबली ने चाय के साथ बिस्किट और नीम को ट्रे में रखकर उनके सामने रखे और ख़ुद काम में लग गई। बेटियों से कितना आराम होता है घर में, और रौनक भी। शाहीन भाभी ने हसरत से कहा। जिम्मेदारी भी तो है, फ़िक्र लगी रहती है खैर से अपने अपने घरों की हो जाए, अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। दादी के लहजे में आज़ुर्दगी के साथ फ़िक्र भी थी। फैज़ी की अम्मी की बातों से इन्हें जो सदमा हुआ था, अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ साथ पोतियाँ और इनकी इज़्ज़त जी जान से अजीज़ थी। शाहीन भाभी इधर उधर की बातें करके चाय पीकर रुखसत हो गई। बबली ने इन्हें पिसा हुआ लहसुन अदरक भी दे दिया था। दादी कमरे में गई तो फैज़ी दादा जान के आगे अपने दुखड़े रो रहा था। अब्बू अपनी भांजी लाना चाहते हैं। अम्मी अपनी बहन भांजी को ज़ुबान दे चुकी हैं। लाख बार कह चुका हूँ मुझे ख़ानदान में शादी नहीं करनी। सारे एक से बढ़कर एक गंवार हैं। फिर हमारे वालिदैन के अपनी अलग स्यापे। अब्बू की मर्ज़ी पे चलूँ तो अम्मी दूध ना बख्शने की धमकी देती हैं। अम्मी का हुक्म मानो तो अब्बू का गुस्सा और जलाल सवा नेज़े पर पहुँच जाता है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। हर वक्त की चक चक लगी रहती है घर में। कभी तो दिल चाहता था अपने सर के बाल नोच लूँ या दीवारों से सर टकरा दूँ। फैज़ी बहुत जज्बाती होकर बोल रहा था। बावले हो गए तेरे अम्मा अब्बा, बड़े चाव चढ़ रहे हैं अपनी पसंद की बहू लाने के। सबके अरमान नाक के रास्ते निकल जाएंगे, बहू लाकर देखें। दादी को पहले से जो तप चढ़ी हुई थी वो खौलन बनकर बाहर आ रही थी। जो बातें फैज़ी के वालिदैन को सुनानी थी वो फैज़ी को सुना दी। दादा हाय हाय करते रह गए। दादी जो बोलना शुरू हुई फिर ना रुकी। जो भी बोलना था बोलकर ही दम लिया, और बोलने में तो फैज़ी भी कम ना था। मैं तो क्या आया कि अपनी मर्ज़ी और पसंद से शादी करूँगा। इसके ऐलान पे दादी ने घूर के देखा। यही काम तुम्हारे बाबा ने भी किया था, आज तक भुगत रहा है। इन औरतों को खामोश कराना नामुमकिनात में से है। फैज़ी दादी की कड़वी कसीली सुनता और कान लपेट लेता। दादी के मिजाज, ज़ुबान और रवैये से मुस्तफ़ीद होने वाला वो अकेला नहीं था। अब्र के टुकड़े जामनी होते आसमान पे तैरते ज़मीन वालों को आस दिला रहे थे, बल्कि ललचा रहे थे। अल्लाह करे बारिश हो जाए। प्रिया रानी झूम झूम के एक ही इल्तिजा दोहराई जा रही थी। बारिश ना ही हो तो अच्छा है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं जाना अजाब। ज़रा सा छींटा पड़ा और सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। फैज़ी भाई ने नफ़ी में सर हिलाया। बबली आपा के हाथ के पकौड़े खाएंगे। रिम झिम सावन के गीत गाते बादलों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। पालक के पकौड़ों और अनारदाना की चटनी की रेसिपी। प्रिया रानी के मुंह में पानी आ रहा था। तुम्हारे नाम को क्या बना दिया इन दोनों ने? आधा बच्चों वाला आधा बड़ों वाला। फैज़ी ने बबली का मजाक उड़ाया। कितना अजीब लगता है, बबली भी और आपा भी।
हमें तो अजीब नहीं लगता, वैसे आपको हमारी बहुत सी बातें अजीब ही लगती हैं। घर में अभी तक 40 बरस पुराना सामान है, 50 बरस पुराने दादा दादी हैं, आउट ऑफ फैशन बबली आपा हैं, जितने कदीम घर के मकीन हैं इतना ही पुराना लाइफस्टाइल। आपको यहाँ सब कुछ अजीब लगता है और हमें आपकी बातें। प्रिया रानी दादी की तरह साफ गो बल्कि मुंह फट थी। फैजी पलक झपकाए बिना सब सुनता रहा, फिर सर पर हाथ फेर कर रह गया। बबली का मजाक उड़ाना और बनाना आसान था, मगर इस लड़की के मुंह लगना खतरनाक। इसकी अकल ने फौरन फैसला सुना दिया। इधर बबली प्रिया की सरजनिश कर रही थी। क्या ज़रूरत थी ऐसे तड़तड़ जवाब देने की? क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि दादी ने ये तरबियत की? पहली बात तो ये कि इन्हें क्या ज़रूरत थी पटर पटर हमारे घर और घर वालों का मजाक बनाने की। यहाँ पनाह भी ले रखी है अपने जल्लाद अम्मी अब्बू से, फिर ये घर पुराना है, सामान पुराना है, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे हाथ का पक्का ठूंसते हैं तीनों टाइम। 3-3 रोटियाँ डकार कर तबसरा होता है। तुम आज भी दादी जान के 60 साल पुराने पकवान बनाती हो, कुछ नया भी बना लिया करो। प्रिया ने अपनी फीनी सी नाक चढ़ाकर फैजी की नकल उतारी। वो तो एक ही बार कहा था जब खंडवियाँ बनाई थी। बबली ने फैजी की तरफ से सफाई पेश की, मगर प्रिया ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। अब देखो ना, इनके वालिदैन या बहन भाई कल को यहाँ से चले जाएंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे इनके लिए। प्रिया की साफ गोई बगैर किसी लाग लपट के थी और बड़ी हद तक शफाक भी। बबली के चेहरे पर आजूदगी के बादल छा गए। ये तो तुम बहुत ज्यादती कर रही हो फैजी भाई के साथ। उनका दिल दुखा हुआ है इसीलिए, वरना इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम समझ रही हो। रहने दो आपा, तुम्हें तो हर वक्त हर एक की हमदर्दी का बुखारी चढ़ा रहता है। सबको अपने जैसा समझती हो, नेक शरीफ सीधा सादा। प्रिया बहुत चिड़ी हुई थी। अब वो जब तक दादी की तरह बोल बोल कर बल्कि बातें सलावातें सुनाकर जी हल्का नहीं कर लेती, कलेजे में ठंडक नहीं पड़नी थी। हम इतनी अच्छी बामकसद वीडियोस बनाते हैं, इन पर कितनी तनकीद कर रहे थे कि ऐसी वीडियोस कौन देखता है। फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके खूब तैयार श्यार होकर वीडियो बनाओ, लोग यही देखते हैं। प्रिया ने फैजी के अंदाज की फिर नकल उतारी और एक झुरझुरी ली। अगर ऐसे गोला गंडा पेस्ट्री बनकर वीडियो बनाई तो दादी जान तो घोट कर मेरा हलीम बना देंगी। प्रिया की बेसाख्तगी में बबली के चेहरे पे मुस्कुराहट चमकी। इस बार वो प्रिया से मुत्तफिक थी। प्रिया और चॉकलेटी की बनाई वीडियोस थोड़ी फ़नी होती थी, मगर इनमें कोई ना कोई पैगाम और मकसद ज़रूर होता था। बबली मुस्कुरा रही थी, इतने में ही फैजी भाई आ गए। चेक की सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट में बेफिक्री खुशगवार मूड में सीटी बजाते हुए अंदर आए थे। बबली आपा को देखकर उनकी सीटी भी थम गई और वो खुद भी अकेले अकेले मुस्कुराना। खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है। चाय पियेंगे? नहीं भाई, फैजी ने नफ़ी में सर हिला दिया। बबली को गौर से देखा। तुम कुछ और नहीं करती कराती घरदारी के अलावा? क्या घरदारी? कुछ नहीं है। बबली को अचंभा हुआ। गंवार औरतों के काम है जिनके पास बाहर निकल कर करने के लिए कुछ नहीं तो चूल्हा संभाल लेती है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, बासलाहियत हो, अपनी पहचान बनाओ, नाम बनाओ। झाड़ू बर्तन में खुद को ज़ाया कर रही हो जो जाहिल औरतें भी कर लेती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? फैजी की तकरीर पे बबली की आंखों में उलझन के साथ साथ हैरत भी तैरने लगी। घर के काम इतने गैर अहम तो नहीं होते। घर के अफराद को आराम और सहूलत मुहैया करना, खसूसन बच्चों और बूढ़े अफराद को। घर की ख़वातीन नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? उफ़्फ़ो भाई, मुलाजमाएँ किस मर्ज़ की दवाएँ? फैजी एकदम झुंझला गया। चंद लम्हों बाद नर्म भी पड़ गया। देखो, मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। कितनी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, चेहरा भी बहुत अच्छा है। अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर अपलोड करो, पैसा भी मिलेगा और फेम भी। आप भी तो अपनी वीडियोस बनाते हैं, कितना पैसा मिला और कितना फेम। वक्त के साथ साथ दोनों मिलेंगे, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, मगर शुरुआत ज़रूरी है। बीज ज़मीन में डालकर ही पौधा निकलने और दरख्त बनने का इंतज़ार किया जाता है। बीज की भी तो अहमियत होती है। बबूल का है या आम का? क्या मतलब? मतलब यह है कि मेहनत और सलाहियत का इस्तेमाल दुरुस्त सिमत में हो तो बात समझ में भी आती है। फ़कत अपनी शक्ल मेकअप लिबास के बलबूते पे नाजो अंदाज की बैसाखियों के सहारे शोहरत और दौलत कमाना। बबली ने घटिया का लफ्ज़ बोलते बोलते ज़ुबान दांतों तले दबा ली। फैजी भाई भी तो टिकटॉक बनाते थे, ये तो टैलेंट है। फैजी भाई ने कंधे उचकाए। मुझे इस किस्म के टैलेंट से कोई दिलचस्पी नहीं। बबली ने बात ही ख़त्म कर दी। अजीब बोंगी लड़की हो, 100 साल पहले की दकियान उसी दुनिया में रहती हो। बुरा समूह बनाकर पीछे हट गया। प्रिया को दादी ने अपने साथ लगाया हुआ था। गवार की फलियां बन रही थी, उबली हुई फलियां साफ करके अब भगार लग रहा था। प्रिया ने लहसुन और हरी मिर्चें काट दी थी। दादी ने तेल में दोनों चीज़ें फ्राई करके फलियां डाली, ज़रा सा नमक छिड़का और दम पे रख दिया। मैं नहीं खाऊंगी। चॉकलेटी भी नहीं खाएगा और दादा तो पहले ही। प्रिया के ऐलान पे दादी सेख पा हो गई। मेरा कलेजा खाकर सुकून मिलेगा तुम सबको।
सब्जी हलक से नीचे नहीं उतरती, दाल मुंह में काटती है, बड़े मियाँ की शह शह पे ही कूदते हो। खुद तो बिगड़े नवाब में बच्चों को भी बिगाड़ डाला। दादी बेनुकत सुनाने में माहिर थी, खसूसन अपने पकवानों के खिलाफ तो एक लफ्ज़ सुनने की रवादार ना थी। दादा कमरे में खर्राटे ले रहे थे, वरना भी आलमी जंग का आगाज़ इसी घर से होता। ऐन इसी वक्त जब दादी बोल बाल कर ज़रा खामोश हुई, गेट खोला और शाहीन भाभी अंदर दाखिल हुई। अंदाज में पजमुल्दगी और चाल से नक्काहत ज़ाहिर थी। हस्बे मामूल 2 रंगों का लिबास, दुपट्टा अलग। सलाम करके कुर्सी पर बैठ गई। खैरियत तो है? तबीयत ठीक नहीं लग रही? जी खाला, बुखार है, बदन में दर्द भी है, दवाई खाइए, अब देखें कितना वक्त लगेगा ठीक होने में। मगर काम तो अभी है। शाहीन भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। आने का मकसद बयान किया। हाशिर को देखने आ रहे हैं लड़की वाले। पहले सोचा मना कर दूं, फिर ख्याल आया कि पता नहीं क्या सोचें। दरअसल पिछले हफ्ते आ रहे थे, तब हाशिर को काम था, इसने कहा कि अभी मना कर दें, अगले हफ्ते बुलाइएगा। अब मैं बीमार पड़ गई, क्या करूं? घर की हालत उलट पुलट है। मासी भी नहीं आई, इसकी सास फौत हो गई है। सारे स्यापे आज ही होने थे। बोलते बोलते शाहीन भाभी ने एक आह भरी। अच्छा, दादी ने हुंकारा भरा। शाहीन भाभी और इनका कुनबा कई बार उनके मुश्किल वक्त में काम आया था। खसूसन जब रात गए दादा की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो एक फ़ोन कॉल पे इनके शौहर या कोई लड़का अस्पताल जाने के लिए हाजिर हो जाता था। दादी एहसान फरामोश तो बिल्कुल भी नहीं थी। बबली को ले जाओ, हाथ बटा देगी, किचन विचन देख लेगी। मैं जाऊं दादी? प्रिया ने इश्तियाक का मुजाहरा किया। शाहीन भाभी के घर में बहुत मज़ा आता था, खसूसन उनकी चटपटी बातों में और चटपटे खानों में बड़ा ही लुत्फ़ था। ओफ ये दादी, तुम क्या करोगी जाकर? काम ही बढ़ाओगी ना बेचारी का, वो खुद हाल से बेहाल हो रही है। बबली तो फिर भी कुछ संभाल लेगी। दादी ने बबली को आवाज़ लगाई और शाहीन भाभी के साथ भेज दिया। उनके घर में इस वक्त कोई नहीं था, सब बाहर निकले होते, शौहर जॉब पर थे, मेहमानों की आमद तक पहुंच जाना था इन्हें। बबली ने लपक झपक घर समेटा, ड्राइंग रूम साफ़ किया, मज़ीद सफाई सुथराई करके किचन में आ गई। कुछ बनाना है भाभी? हाशिर ले आएगा बाज़ार से, तुम रहने दो, खामखा हलकान होगी, बस सफाई हो गई काफ़ी है। शाहीन भाभी लापरवाही से कहते हुए लाउंज के सोफ़े पर पसार गई। सामने ओपन किचन था, जहाँ खड़ी बबली इनसे बातें कर रही थी। मुझे तो कुकिंग करना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। फिर मेहमान के लिए कोई चीज़ घर की भी बनी हो तो अच्छा लगता है। बबली मुस्कुराई, सांवला सलोना चेहरा चमक उठा। सांवले रंग के पस मंज़र में इसके सफ़ेद हमवार दांत और भी झिलमिला उठते थे। फ्रिज में चिकन रखी है, मैक्रोनी बना लो, सब्जियां भी होंगी फ्रिज में। शाहीन भाभी धीरे धीरे गनूदगी के आलम में थी, ज़रा देर में नींद के आगोश में चली गई। बबली ने मैक्रोनी भी बना ली, दही फुल्कियाँ भी बनाई और फ्रिज में फल रखे थे, फ्रूट चाट भी बना के रख दी। किचन समेट रही थी जब शाहिद भाई और हाशिर आगे पीछे घर में दाखिल हुए। दोनों ने घर में घुसते ही ज़ोरदार आवाज़ में बातलतीब, बेगम कहाँ हो, अम्मी कहाँ हैं, के नारे लगाए और शाहीन भाभी नींद से जाग उठी। कैसी हो बेटा, बड़े दिनों बाद नजर आई। खाला खालू कैसे हैं? बबली के सलाम के जवाब में शाहिद भाई हाल अहवाल पूछने लगे। अम्मी क्या क्या लाना है, फटाफट बताएं। कुछ चीज़ें मैंने बना दी हैं, पहले वो देख लें, फिर जो मंगवाना हो मंगवा लें। बबली ने मुदाखलत की। शाहीन भाभी उठकर किचन काउंटर तक आ गई। मैक्रोनी, दही भल्ले, फ्रूट चाट देखकर खुश हो गई। इतनी जल्दी तुमने सब बना लिया? 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगाए भाभी, आप सो रही थी इसीलिए आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। वो मुस्कुराई। थोड़ा सा नमक मिर्च चख लूँ? हाशिर के मुंह में पानी भर आया, शदीद भूख लग रही थी। खबरदार, बच्ची ने इतनी मेहनत से चीज़ें बना के सजाई हैं, 2 मिनट में सब खराब कर दोगे। सालन रखा है, रोटी ले आओ, खाना खा लो। शाहीन भाभी ने बेटे को घुरका। थोड़ी थोड़ी इतनी चीज़ें हैं, क्या आप तीनों चख सकते हैं? बबली ने बाउल तो एक तरफ ढक के रखे थे, बची हुई एशिया प्यालियों में निकाल कर मेज़ पर रख दी। जीती रहो बच्ची, अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा दूल्हा नसीब करे। हाशिर ने बुजुर्गाना अंदाज में दुआ दी। शाहिद भाई और शाहीन भाभी ने मुश्तरका ज़ोरदार आमीन कहा तो बबली झींप कर मुस्कुरा दी। दुआ करो इस बार हाशिर की बात बन जाए। हर बारी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। शाहीन भाभी की बात पर बबली ने बावाज़े बुलंद आमीन कहा और हाशिर ने खासा लहक कर। मेहमानों के आने से पहले बबली का घर से बुलावा आ गया। फैज़ी भाई के अम्मी अब्बू आए हुए थे। दादी के कमरे में महफिल जमी थी, मगर माहौल में कुछ तनाव था। बबली को कमरे में घुसते ही हाज़रीन के चेहरे के जाविये साफ पढ़ का पता लग गया कि उनके चेहरों पर संजीदगी थी और कुछ दबा दबा गुस्सा भी, जिसे अपनी आदत और मिजाज के बरखिलाफ़ वो बर्दाश्त कर रहे थे। बबली ने सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उन्होंने दुर्जीदा निगाहों से बबली को देखा, फिर दादी को मुखातिब किया। बबली से पूछ लें, हो सकता है इसे मालूम हो।
लो इसे क्या मालूम, वो अपने काम से काम रखती है, किसी के बखेड़ों में नहीं पड़ती वो। मगर समीना बेगम ने बबली को अपने पास बिठा लिया और वो दुखड़ा रोने लगी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। फैज़ी किसी लड़की के चक्कर में वालदैन के आगे शोशा छोड़ा है कि उसी से शादी करूँगा, मगर लड़की का नाम और मुकाम सब राज है। हमने सोचा शायद आप लोगों को पता हो, रहता तो यहीं है, क्या पता बच्चियों को पता हो, मजाक में कुछ बताया हो। हैं बबली, तुम जानती हो कुछ? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। फैज़ी भाई ने कभी तस्करा ही नहीं किया, ना मजाक में ना संजीदगी में। बबली ने लाइल्मी का इजहार किया और मेहमानों की खातिर मदारात के लिए उठ गई, मगर उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। बारी बारी प्रिया चॉकलेटी से भी पूछा, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। आप उनके दोस्तों से पूछे ना, प्रिया ने मशवरा दिया। अम्मी ने एक बेजार निगाह उस पर डाली। उनसे भी पूछा था, सारे के सारे कमबख्त इसी जैसे हैं, मालूम होगा भी तो मुकर गए। ना जी, हमें क्या पता, इधर उधर तफ्तीश करती फिर रही हो, बेटे को बिठाकर बात करो। दादी का लहजा उनसे भी ज़्यादा बेजार था। वो तो बस रस्सी तुड़ा तुड़ा कर भागता है, हम तो जैसे दुश्मन हो गए इसके। क्या ज़माना आ गया, सगी औलाद भी अपनी नहीं रही। अम्मी जान पे रिक्कत तारी हो गई। दादी ने एक ज़ेरे लब ओह कहकर मुँह फेर लिया, मगर दादा ने मुदब्बर बन कर सुलह सफाई का डोल दरमियान में डाला। जवान औलाद के साथ जोर ज़बरदस्ती मत करो, शादी ब्याह के मामलात में इसकी मर्ज़ी और खुशी को मुकद्दम रखो। ज़िंदगी तो इसे गुजारनी है ना। दादा समझाते रहे, दोनों मियाँ बीवी खामोशी से सुनते रहे। कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वो दादा से मुत्तफिक हैं या नहीं। बबली चाय ले आई, साथ में बिस्किट, चिप्स, निमको वगैरह। अम्मी जान ने जांचती निगाहों से बबली का जायज़ा लिया, जिसे वो बचपन से देखती चली आ रही थी, मगर इस वक्त यूँ जायज़ा ले रही थी जैसे उसकी आंखों में, इसके खद्दो खाल में छुपा कोई राज तलाश कर रही हो। तो तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? एक ठंडी आह भर के उन्होंने एक बार फिर बबली को टटोलने की कोशिश की। नहीं, आपको अभी बताया तो था, बबली ने हैरानी से कहा। बबली ने पलकें उठाई तो इसकी आंखें बहुत गहरी और सियाह थीं, भेद भरी आंखें, जैसे उनकी सियाह घटाओं में कोई राज पोशीदा हो या कोई तूफान छुपा हो। ऐसी समंदर आंखें कि डूबने के बाद फिर कोई उभरने की तमन्ना न करे। कैसी जादूगर आंखें। अम्मी ने एक झुरझुरी ली, पता नहीं लड़का कहीं आंखों में उलझकर तो नहीं रह गया, वो सोच रही थी। और यही खदशा था जो इन्हें यहाँ इस घर तक ले आया था और तफ्तीश पर मजबूर कर रहा था। दादी का चेहरा जब्त की वाज़ेह तस्वीर बना हुआ था, करीब था कि वो फट पड़ती। दादा ने जल्दी से आगे बढ़कर बात संभाल ली। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं आज ही लौंडे को बिठाकर बात करता हूँ, जो बात होगी तुम्हें बता दूंगा। ये लड़का मुझे जलील करवाएगा मेरे मैके में। मैं अपनी बहन को ज़ुबान दे चुकी हूँ, तुमसे पहले मैं अपनी बहन से बात कर चुका हूँ। अब्बू ने टेढ़ी निगाहों से बीवी को देखा। किसी चूड़ी चमारन भंगन को ले आऊँगी, मगर सरवत की बेटी को बहू नहीं बनाऊँगी। अम्मी ने बब्बांग दहल ऐलान किया। तभी अपनी भांजी ला रही हो, चूड़ी चमारन लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपनी बात की नफ़ी होते देख कर अब्बू को ताव आ गया। तांस का भाला ठीक निशाने पर लगा था। बेगम तिल मिलाकर खड़ी हो गई। मुझे जलील करने के लिए यहाँ लाए थे, तुमने तो मुझे इज़्ज़त के पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है। वो भी खड़े हो गए। उजलत में दादा दादी को खुदा हाफिज़ कहा, जो हक्का बक्का दोनों को देख रहे थे। यह औरत ना घर देखती है ना लोग, बस शुरू हो जाती है। ज़िंदगी अजाब कर दी इस शख्स ने। दोनों मियाँ बीवी बुड़बुड़ाते हुए या एक दूसरे को सुनाते हुए बाहर निकल रहे थे। दादा ने मायने खेज नज़रों से दादी को देखा। बेगम, कदर करो अपने इस मिस्कीन शौहर की। ए लो, मैंने क्या नाकदरी की तुम्हारी? बबली ने किचन में झांका, फैलावा हो रहा था। प्रिया का कारनामा था, वो अजीब कोफ्त बल्कि खिफ़त का शिकार थी। कुछ करने को दिल नहीं चाहा, किचन ऐसे ही छोड़कर कमरे में आ गई। फैज़ी की अम्मी का रवैया, अल्फाज, निगाहें सब बुरी तरह चुभ रहा था। रिश्तों के मसाइल बबली के साथ भी वही थे जो इस जैसी सैकड़ों हज़ारों लड़कियों के साथ थे। लोग आते देखने के लिए और खा पी कर चल देते। सांवली सलोनी आम सी शक्लो सूरत और सरापे की मालिक बबली, वो किसी के आंखों में न जचती और कभी से पसंद करने वाले दादी को पसंद न आते। तो पिछले चंद बरसों से ये कहानी यूं ही चल रही थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो कोई बहुत कनूती, अफसोदा या बकौल चॉकलेटी दुखी आत्मा हो गई। ऐसी गमगीन बातें सोचने और परेशान होने का वक्त ही नहीं था। घर की बेहतरी मसरूफियात थीं, फिर भी कभी कभी दिल उदास हो जाता था, जैसे इस वक्त हो रहा था। अपने उलझे उलझे ख्यालात में मगन जाने कब तक यूं ही बैठी रहती कि दादी की आवाज़ पे चौंक गई। बच्चे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तुम भी चली जाओ। दादी ने चाहा कि उसके उदास चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। जल्दी से तैयार हो जाओ आपा, वापस आकर मुझे दादी की वीडियो बनानी है, कुकिंग की। प्रिया ने सर पे स्कार्फ लपेटते हुए जल्दी जल्दी कहा। क्या बनाएंगी दादी? चॉकलेटी के चेहरे पर इश्तियाक दर आया। कोरियन कढ़ी विथ थाई राइस। कोरियन भी कढ़ी खाते हैं?
खाएं ना खाएं, हमारा काम है डिश बनाना। प्रिया के अंदाज में हद दर्जा लापरवाही थी। और देसी कढ़ी चावल को कोरियन और थाई कैसे करोगी? बहुत आसान है, दोनों में नूडल्स और चीज़ डाल देंगे। इतनी जल्दी कढ़ी नहीं पकती, सुबह से चढ़ती है शाम तक तैयार होती है। दादी ने मुदाखलत की। छोड़ें दादी, अब गए वो ज़माने कि एक हंडिया पकाने में सुबह से शाम कर देते थे। अब तो कढ़ी चावल घंटे 2 घंटे की मार हैं बस। हैं दादी के लिए ऐसी जिद्दतें नाकाबिले बर्दाश्त थीं। इससे पहले कि प्रिया की खबर लेती, बबली तैयार होकर आ गई। चलो, अपने स्कार्फ में एक पिन और घुसेड़ते हुए इसने चलने का इंदिया दिया। सूरज की किरणों में शिद्दत और तेज़ी आ रही थी। हर रोज़ गुजरते दिन से ज़्यादा गर्मी होती थी। लोड शेडिंग और बिजली के बिल हमेशा की तरह आफत मचा रहे थे। घर में सोलर पैनल था, जिसकी वजह से इस मुसीबत में ज़रा अमनो अमान था। चॉकलेटी, दादा और प्रिया बाहर से अभी अभी वापस आए थे। पिछले 1 हफ्ते से वो अपने इलाके के सरकारी स्कूल्स की वीडियोस बना रहे थे। बबली ने स्कंजबीन बनाई थी, गिलासों में डालकर सबको कमरे में पहुंचाई। खुद अपना गिलास पीकर कैबिनेट से चावल निकालकर पकाने की तैयारी करने लगी। तभी फैज़ी भाई वारिद हो गए, हाथ में आइसक्रीम। आजकल वो बड़ा मेहरबान हो रहा था। कभी चॉकलेट, आइसक्रीम, समोसे, मिठाई, आए दिन कुछ ना कुछ ले आता था। दादी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि इन सब मेहरबानियों की कतई ज़रूरत नहीं, मगर आज फिर। फैज़ी भाई, आप ये तकल्लुफ़ात ना किया करें, दादी डांटेंगी। बबली ने तंबीह की। इनको बताने की क्या ज़रूरत है, तुम रख लो, बाद में खा लेना। दादी से चोरी छुपे हम कोई काम नहीं करते, बबली ने बेइतनाई से जवाब दिया और प्याज काटने लगी। फैज़ी के चेहरे पे कशमकश थी, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। यूं ही खामोश खड़ा था जब बबली ने सर उठाया। सिकंजबीन पियेंगे, बनाऊं? नहीं। फैज़ी के तासुरात और भी नाकाबिले फ़हम हो गए। बबली चौंक पड़ी। खैरियत तो है, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो दरअसल एक बात कहनी थी तुमसे। फैज़ी ने सर खुजाया और रुकते रुकते कहा, तो इतने हवास बाख्ता क्यों हो रहे हैं? कहिए। बबली धीमे से हंसी। सांवले चेहरे पे सफ़ेद हमवार दांत चमक उठे। अपनी शादी के बारे में बात करनी थी। फैज़ी ने बड़ी कोशिश के साथ एक जुमला कहा। जी। बबली के हाथ से छुरी छूट पड़ी। क्या कह रहे हो मियाँ साहबज़ादे? दादी की पाटदार आवाज़ पर फैज़ी का चेहरा फक हो गया। क्यारियों में लगे धनिये के पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। मिर्चों का पौधा तो इतना बड़ा हो गया कि इसमें छोटी छोटी मिर्चें लग रही थीं। बबली ने पौधों को पानी डाला, दादा को दवाई पिलाई, दादी का जोड़ा इस्त्री किया। इन्हें दोपहर में नहाना था। प्रिया ने घर की सफाई कर ली थी। अब वो कमरे में घुसी अपनी अगली वीडियो की प्लानिंग कर रही थी। बबली किचन साफ़ करके नहाने घुस गई। दोपहर में पकाने का कोई ख़ास नहीं था। रात में मोर्क चने का सालन बनाया था, वो रखा था। लौकी की भुजिया भी थी। 2-3 रोटियां तो डालनी थी, थोड़े से चावल बॉयल करने थे। सो वो नहा ली, फिर अपना जोड़ा सीने बैठी। 2 दिन से काट कर रखा था, मगर सीने की फुर्सत आज मिली थी। इतने में गेट खुला और शाहीन भाभी अंदर दाखिल हुई। आज तो पूरा एक सा जोड़ा पहने हुए थी, मगर जब करीब आकर बैठी तो दुपट्टे में ये बड़ा खोंचा सा लगा हुआ था, जो उन्होंने खुद ही दिखाया। ये कैसे लग गया? अभी अभी हमारे दरवाजे में कील में फंस गया। इस रोज़ मेरी आस्तीन भी उलझ गई थी। कई बार कह चुकी हूँ कि ज़रा हथौड़ी मार कर कील को अंदर कर दें, मगर बस हाँ हाँ करके रह जाते हैं, याद ही नहीं रहता। अच्छा लाएं, इस दुपट्टे को सी देती हूँ, वरना ये और फट जाएगा। रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। वो हिचकिचाई। कोई जहमत नहीं होगी। बबली ने मुस्कुरा कर इनका पल्लू पकड़ा और इसे सी दिया। और कोई नई ताज़ी? कुछ भी नहीं, वही पुराने हम, वही पुरानी खबरें। हाशिर की वजह से परेशान रहती हूँ। वो जो उस दिन मेहमान आए थे, वहाँ भी इनकार हो गया। क्यों भाई? 5 फीट 5 इंच की हाइट थी। अपना हाशिर 5 फुटा। कहने लगा, ये तो कद में मुझसे निकलती हुई है। साथ खड़े होंगे तो कैसा अजीब लगेगा। बीवी मियाँ से भी लंबी। मैंने तो कहा, जब लड़की को और इसके घर वालों का एतराज़ नहीं तो क्यों इतनी बारीकियाँ छांट रहा है? तौबा करो, मानना ही नहीं कमबख्त। एक तो इस लड़के ने नाक में दम कर रखा है मेरा। कितनी लड़कियां दिखा चुकी हूँ, कहीं बात ही नहीं बनी अभी तक। मैंने तो कह दिया, बेटा खुद ही कोई लड़की पसंद कर ले और मुझे बता दे, मैं शादी कर दूंगी। जो नसीब में होगी मिल जाएगी भाभी, आप परेशान मत हों। बबली ने इन्हें तसल्ली दी। तुम ही कोई लड़की बता दो। 3 लड़कियां दिखा चुकी हूँ। हाशिर को कोई समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या चाहता है। कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी होती है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। हर एक में मीन में एक निकाल देता है। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थी मैंने, कोई समझ में ही नहीं आती। इसे पता नहीं क्या चाहता है वो। बस एक ही बात कहता है, मेरे जैसी हो, मेरे साथ मैच करती हो। भला बताओ, माँ ने तो कपड़ों की मैचिंग कभी इतना तरद्दुद नहीं किया, और बेटा लाइफ पार्टनर में मैचिंग ढूंढ रहा है। शाहीन भाभी बोलते बोलते खुद ही हंस पड़ी। अचानक इन्हें कुछ याद आया। अरे फैज़ी ने क्या किया? किससे शादी कर ली ऐसे अचानक? बबली के ट्राउज़र सीते हाथ एक लम्हे को थम गए। एक लड़की से।
बबली का जवाब नाहित संजीदा था। और 1 हफ्ता पहले दादी की पाटदार आवाज़ सुनकर फैज़ी का चेहरा फक हो गया था। और 5 मिनट बाद वो दादा दादी के सामने बैठा इकबाल जुर्म कर रहा था। इंकशाफ ऐसा था कि दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। इतनी बड़ी जुर्रत! अपनी कुलीग से निकाह कर लिया था, 2 हफ्ते गुजर गए, किसी को भनक भी नहीं पड़ लगने दी। अब यहाँ लाना चाहता था अपनी नई नवेली दुल्हन को। दादा दादी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई तो बबली को हमराज और हमनवा बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो दादी से बात करे। निकाह करने की हिम्मत थी, बड़ों को बताने की ज़रूरत ना हुई। दादी चिंगाड़ी। अपने मैया बाबा को बताया कि नहीं? इन्हें खबर होती तो अब तक यहाँ चढ़ाई हो चुकी होती। फैज़ी की बेसाख्ती पे दादा ने मसनूई खांसी में अपनी मुस्कुराहट छुपाई। इधर दादी बेनुकत फैज़ी की क्लास ले रही थी और वो सर झुकाए सुन रहा था। लड़की के माँ बाप को खबर है, दादा ने कहा। इसके वालिदैन नहीं हैं, बड़ी बहन के घर निकाह हुआ। अब क्या करना है मियाँ? इसे घर लाना है और तो कोई ठिकाना नहीं। यहाँ? दादी उछल पड़ी। और कहाँ जाऊँ? फैज़ी के चेहरे पे बेचारगी और मस्कीनियत छा गई। दादा की हमेशा की तरह उस पर तरस आ गया। ले आओ, ऊपर कमरे के साथ ओसल खाना किचन तो है, जो काम कर लिया इसे निभाओ। अपने माँ बाप को तो बता दो पहले, कभी वो हम पे चढ़ दौड़ें कि हमने ही चांद चढ़वाया। दादी ने दांत किचकिचाए। बड़े मियाँ पे गुस्सा आ रहा था। वैसे तो हर मामले में सुस्ती दिखाते थे, अब ऐसी फुर्ती दिखाई कि बस दादी पेचोताप खा कर रह गई। फैज़ी की इस हरकत के बाद उनका दिल तो ये था कि बोरिया बिस्तर समेत घर से निकाल बाहर करें, मगर मिजाजी खुदा ने जल्दी से फ़ैसला कर दिया। वैसे इन्हें फैज़ी से कोई पुरखाश नहीं थी, मगर मुबश्शर और समीना से कुछ बाइद ना था। बेटे की हरकत पे इन दोनों की हिमायत का इल्ज़ाम लगा देते और फैज़ी की बीवी के यहाँ आने के बाद तो वो और भी जानिबदार और हिमायती बन जाते। मगर ये बारीकियाँ इन बड़े मियाँ को कौन समझाए? अभी फ़ोन करो अपनी माँ को। अरे ये बातें फ़ोन पे करने की हैं भला? घर बुला के बिठा के तसल्ली से बात करो। दादा ने फिर मुदाखलत की। तुम्हें बहुत चाव आ रहा है बार बार बोलने का। दादी गुर्राईं। लो, मैंने क्या कह दिया? दादा मासूम और अनजान बन गए। सब कुछ तो कह दिया, अब और क्या कहोगे? दादी भन्ना कर उठी गईं। फैज़ी ने अगले दिन का सूरज तुलू होने का इंतज़ार नहीं किया। उसी दिन का सूरज गुरूब होने से पहले फैज़ी का नया नवेला कारनामा घर ही पहुंच गया। सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस, ढेरों ढेर जेवरात, मेकअप में गर्क, छमा छम चमकती दमकती दुल्हन दादा दादी की खिदमत में सलाम के लिए लाई गई। जीती रहो। दादा के लहक कर दुआ देने के अंदाज में दादी की रुखाई ज़्यादा महसूस नहीं हुई। दोनों चले गए तो दादी शुरू हो गई। बताओ ज़रा, क्या दौर आ गया? शादियाँ भला यूँ भी होती हैं? घर ला कर दिखा दो लड़की को, ये लो अम्मा मेरी बीवी से मिलो। ये तरीका भी ठीक ही है, हज़ार झंझटों खर्चों से इंसान बच जाता है। दादा ने मज़े से तबसरा किया। वो तो शादी के बाद अब पता चलेगा कितने झंझटों कितने खर्चों से बचत होती है। और हाँ, तुम ये बताओ, बड़े दयालु बनकर इसे इजाज़त दे दी, अब इसके मैया बाबा से तुम ही निमटना। उफ़ो, ऐसा क्या गज़ब हो गया? अपनी मर्ज़ी से ब्याह किया है, माँ बाप की फर्माबरदारी करता तो 2 करनी पड़ती। दादा ने जो बात बेगम के सामने की वही मुबश्शर और समीना के मुंह पर भी कह दी, जो फ़ोन सुनते ही भागे भागे चले आए। और दादी की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वो बेटे पर तो चिरागपा थे ही, दादा दादी से भी शिकायत कर रहे थे। क्या आपने इन्हें घर में पनाह क्यों दी? अब तक निकाल बाहर क्यों नहीं किया? 4 दिन ठोकरे खाएगा तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। समीना बेगम का गम और गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने तो मना किया था, ये मामला झगड़े की झोंपड़ी है, इससे दूर ही रहो, खामखा बाद में बुराई पड़ेगी। कहने वाले की ज़ुबान कौन रोक सकता है? दादी ने जितलाने वाले अंदाज अख्तियार किए। हाँ ये तो है, अम्मी गड़बड़ा गईं। फिर बेटे पे उनका गुस्सा दोबारा ऊद कर आया। सारी इज्जत खाक में मिला दी इस लड़के ने, नाक कटवा दी हमारी। बेड़ा गर्क हो इस कमबख्त का। जाने क्या क्या तावीज़ गंडे करवाए, जादू टोना करके मेरे बच्चे को काबू कर लिया। बुरा ना मानना समीना, तुम्हारा लौंडा कोई दूध पीता मासूम बच्चा नहीं है। किसी ने बहकाया और वो बहकावे में आ गया। आजकल की लड़कियां बड़ी चिलत्तर हैं, फांस लिया मेरे लड़के को। ओफ़ो, चुप कर जाओ, अपना खोटा ही कमज़ोर हो तो दूसरे का क्या दोष। इससे तो अच्छा था बबली से ही कर लेता, सांवली तो है, फिर घरदारी वाली लड़की है, तरीके सलीके की। अभी तो मुंह मारा भी तो कीचड़ में, अल्लाह मारी, टिकटॉकर ही मिली शादी के लिए। समीना बेगम ने अपने ख़यालात अपने पास ही रखे, ज़ुबान पे लाने से इज्तनाब किया। रह रह के पछतावा हो रहा था। अगर मालूम होता कि बेटा ये हरकत कर गुजरेगा तो बबली को ही मांग लेती, मगर अब क्या हो सकता है सिवाय कफ़े अफसोस मलने के। क्यों नहीं, होने को तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। इस घटिया लड़की को तो मरते दम तक कबूल नहीं करूँगी। उनके अंदर की ज़िद्दी हट धर्म अनापरस्त औरत ने बड़े यकीन से सर उठाया था।
कमरा बड़ा रोशन और हवादार भी था। बड़ी बड़ी दोनों खिड़कियों पे पर्दे पड़े हुए थे। एक तरफ डबल बेड बिछा था, अलमारी और सिंगार मेज़ भी मौजूद थे। फर्नीचर सेकंड हैंड था मगर अच्छी हालत में था, पॉलिश होकर बिल्कुल नया ही लग रहा था। सिंगार मेज़ पर कॉस्मेटिक्स की दर्जनों चीज़ें तरतीब से रखी थी। बेड पर खुश रंग बेडशीट भी थी, जिस पर बैठी लड़की का रंग गोरा और बाल सुनहरी रंग में डाई किए हुए थे। आंखों में नीले रंग के लेंस, बनारसी साड़ी में मलबूस हम रंग भारी जेवरात, बालों का ऊंचा सा जोड़ा और जेवरात भी मसनूई थे। चंद लटे चेहरे के इतराफ में झूल रही थी। चेहरे पर गहरा मेकअप, मगर इसे मेकअप ज़्यादा चेहरे पर शदीद गुस्सा और बरहमी थी। इतना जलील करके गई तुम्हारी अम्मी और तुमने एक लफ्ज़ नहीं कहा। फैज़ी पर आग बगोला हो रही थी तो तुमने कौन सी कसर छोड़ दी? हर बात का जवाब तो दे दिया, मैं क्या कहता? फैज़ी ने कंधे उचकाए। तो क्या चुपचाप सुनती रहती? निकाह किया है, कोई ऐसी उठकर तो नहीं आ गई? बहन के घर से रुखसती हुई है, तुम तो अपनी माँ के आगे ऐसे गूंगे बन गए जैसे मुंह में ज़ुबान ही नहीं। अच्छा बस ख़त्म करो, पहले अम्मी अब्बू की सुनी, अब तुम्हारी सुनो। रहम करो मुझ पर। वैसे ही मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था अम्मी अब्बू के रिएक्शन के बारे में। जो भी हुआ अचानक नहीं था, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेबी, बहुत दिनों तक बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। फैज़ी हंसा। वो अपने वालिदैन के मिजाज और तबीयतों से खूब वाकिफ़ था और इसका इंकशाफ सुनकर लाइबा का मुँह उतर गया। मैं तो समझी थी कि थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे फिर एग्री हो जाएंगे। इसके चेहरे पे गुस्से और बरहमी की जगह मायूसी उदासी थी। काश कि इतना ही उदास होता, मगर ये उदासी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि काश ये इतना ही आसान होता जितनी आसानी से तुम कह रही हो। मगर ऐसे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। फैज़ी बोलते बोलते एक लम्हे को रुका। टिकटॉक बनानी है या नहीं? इस तबेले में लाइबा ने मुंह बनाया। बाहर चलते हैं बेबी, वैसे बराए नाम किराए पर ये किसी बंगले से कम नहीं, कदर करो। फैज़ी ने अपने नए हेयर कट पर हाथ फेरा जिसमें खासा स्मार्ट लग रहा था। कदर नहीं, मेहनत करो, नोट कमाओ और यहाँ से निकलो। अपने ख्वाब पूरे करने हैं। बड़ा सा बंगला, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा लाइफस्टाइल। मेरे ख्वाब बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े, कम से कम वक्त में इन्हें पूरा करना है। लाइबा उठ खड़ी हुई। सिंगार मेज़ के आईने में इसने अपना जायज़ा लिया। लिप ग्लॉस उठाकर होंठों पे फेरा, परफ्यूम स्प्रे किया। कुछ देर पहले की तलखी का रंग फीका पड़ने लगा था। परफ्यूम की खुशगवार महक अपने अंदर उतारते हुए इसने गहरी सांस ली और फैज़ी की तरफ देखा। किसी अच्छे से पार्क चलो, फिर रेस्टोरेंट, दोनों जगहों की वीडियो बनाएंगे। चलो। फैज़ी फ़ौरन ही खड़ा हुआ और कलमा शुक्र अदा किया कि बीवी का मूड ठीक हो गया। वगरना सास बहू की पहली जंग के बाद इसे लग रहा था कि 2-4 रोज़ तक लाइबा का मुंह फूला ही रहेगा। खिलाफ तवक्को इसने बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया था, मगर फैज़ी को इल्म नहीं था और ना ही अंदाज़ा था कि दोनों सास बहू के दिमाग में चल क्या रहा है। दोनों में खसलत मुश्तरक थी। दोनों ही अपनी बेइज्जती फरामोश नहीं करती थी और इंतकाम लेने पर यकीन रखती थी। रात बड़ी प्यारी सी थी, बिल्कुल किसी महबूब दिल नवाज की तरह उजली, अथरी, सुनहरी चांदी में नहाई। मोहब्बत की तरह भेद भरी, न बिल्कुल आया न मुकम्मल निहा। इतनी जुगनू सी रात का साथ देने इठलाती हवा भी महकी महकी चली आई। इस शहर नापुरसां की बाहों में ऐसी रातें कम कम ही आती हैं। बबली और प्रिया छत पर मौजूद थीं। साफ शफाफ फिरोजी आसमान तले फैज़ी भाई अपनी बेगम के साथ बाहर निकले हुए थे। प्रिया के हाथ में पॉपकॉर्न का प्याला था जिन्हें खाते हुए बबली का दिमाग भी खा रही थी। फैज़ी भाई और भाभी की टिकटॉक देखी आपने? शादी पहले कर ली और सेरेमनी अब हो रही है। माइयों, मेहंदी, ढोलकियाँ, ब्राइडल शावर, निकाह, रुखसती, वलीमा, सारी वीडियोस बना के डाल दी जैसे सचमुच ये सब हुआ है। सिवाय निकाह के बाकी सब टोपी ड्रामा है। मंगनी भूल गई, इसकी तकरीब भी है। बबली मुस्कुराई। हाँ हाँ, प्रिया को याद आया, आपने देखी सब? तुमने ही तो दिखाई थी। हाँ, मैं भूल गई। प्रिया ने अपने सर पे हाथ मारा। मैं आजकल बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। अच्छी बात है, कभी कभी इंसान को भुलक्कड़ भी हो जाना चाहिए, सब कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं। बबली की निगाहें सामने आसमान पर थीं। रात, हवा, चांदनी, सब कुछ सहरंगेज था और ये सारे इस्तारे दिल को कभी खुशियों से, कभी ख्वाबों से भर देते हैं तो कभी रेत बनकर मुट्ठी से फिसले कुछ लम्हों की कसक फिर से ताज़ा ही हो जाती है। एक चुभन का एहसास फिर से उभरने लगता है। चलती हपरवाई अनजाने में ही सही, बेख्याली में, बेध्यानी में दिल के खाव पर से खुरंड उतार जाती है और ज़ख्म बेशक मामूली सा होता तो ज़ख्मी है, दुख देने वाला, तकलीफ़ देने वाला। बबली अपने ख्यालों में गुम थी। प्रिया कहाँ कहाँ की हाँक रही है। इसके कानों में फ़कत आवाज़ आ रही थी, मफ़हूम नहीं। प्रिया ने उसके कंधा पकड़कर हिलाया। आपा और लाऊं? हाँ, वो चौंक पड़ी।
प्रिया पॉपकॉर्न का खाली प्याला हिला रही थी। अभी लाती हूँ। भागम भाग सीढ़ियाँ उतरने लगी। बादल का एक टुकड़ा बेसिम्त इधर उधर सफ़र कर रहा था। महकी हवा बबली के चेहरे से आंचल से टकराई। वक्त के कई पर्दे सरक सरक गए। फैज़ी का नाम इसके नाम के साथ पहले पहल अक्सर लिया जाता था जब वो दोनों स्कूल में थे। दादा दादी से पहले फैज़ी के वालिदैन भी कई बार आपस की बातों में, कभी हंसी हंसी में इसे बहू रानी पुकारते थे। तब ये दोनों भी आज के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ थे। बबली की सांवली रंगत में मलाहत, ताजगी और कशिश बहुत थी। इसकी गहरी सियाह आंखों में मासूमियत और हैरत का समंदर मौजूद रहता था। तब फैज़ी यहीं रहता था और इसे बबली के आसपास रहना अच्छा लगता था। इन्हीं दिनों शानू आपा की शादी हुई थी। दोनों ने एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई थी, जिसे देखकर फैज़ी ने कहा, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और वाकई वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जच रहे थे। फैज़ी पढ़ाई में बहुत होशियार था। बबली की अंग्रेज़ी और हिसाब में मदद करता था। तब वो नामेहरबान हुआ करता था। जो भी चीज़ खाता इसमें से बबली का हिस्सा ज़रूर निकालता। एक रोज़ इसे पढ़ाते पढ़ाते फैज़ी ने सर उठाकर अचानक से कहा, हम बाद में भी यहीं रहेंगे दादा दादी के साथ। बाद में बबली को कुछ देर बाद इस बात का मतलब समझ आया तो इसका दिल बेतरह धड़क उठा। आंखें उठाकर फैज़ी की तरफ देखा भी नहीं गया। ऐसे वाज़े इकरार और दावे इसने कम कम ही किए थे। दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो एक मायने खेज खामोशी की धुन में लिपटा हुआ था, जिसके आर पार कभी नज़र चली जाती, कभी नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरते गुजरते कभी बदल जाता है, ऐसे इंसान भी बदल जाते हैं। और वो बदल ही गए। फैज़ी अपने घर चला गया। वो नज़रें जो पसंदीदगी की ख़ास झलक लिए हुए थीं, वो बातें जो अपने अंदर कुछ मायने, कुछ ख्वाब रखती थीं, धीरे धीरे सब मादूम होती चली गई। मुबश्शर और समीना ने फरामोश कर दिया कि कभी वो बबली को बहू बनाने का इरादा रखते थे। इन्हें महसूस हुआ कि इनका बेटा बहुत काबिल है। इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए। सबको लग रहा था आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। दोनों मियाँ बीवी को अपनी अपनी बड़ी होती भांजियाँ नजर आईं, जिनके साथ खूबसूरती भी थी और ढेरों जहेज़ की उम्मीद भी। बबली के पास तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। इसका हुस्न सांवला था, जिसे अक्सरियत हुस्न समझती है, न मानती है। और जहेज़ इसका वो सुघड़ापा, घरदारी का सलीका, तरीका, अच्छे आदाब, इखलाक जो सिखाए गए थे, सब गुण गैर अहम और बेकार हो गए। इशारों कनाइयों में बोलते बोलते एक रोज़ समीना बेगम आई तो बबली को टोक ही दिया, ये क्या तुम फैज़ी फैज़ी करती रहती हो? बड़ा है तुमसे, फैज़ी भाई कहा करो। कज़न भी सगे भाई की तरह ही होता है। बबली खफीफ सी हो गई। बड़ों के आगे बोलने की इजाज़त थी ना आदत। सो अपनी गहरी सी आंखें झुकाकर चुपकी हो रही। दादा बेबसी से देखते और सुनते रह गए और दादी अपनी पेश गोई और खदशा दुरुस्त होता देखकर गुस्से और मायूसी के घूंट भर के रह गईं। अगरचे वो बोलने में बल्कि सुनाने में माहिर थी, मगर सुनाने को कुछ था ही नहीं। कौन सा बाकायदा रिश्ता हुआ था? जो भी था ज़ुबानी कलामी था और यूं भी इनका जोर नहीं था किसी पर। फिर रिश्ते नाते ज़बरदस्ती तो नहीं होते। उन्होंने दादा दादी के सामने जिता भी दिया कि फैज़ी राज़ी नहीं है, जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा फिर सोचेगा। बहुत आराम और बहुत आसानी से वो सब पीछे हट गए थे और नौउम्र बबली वहीं खड़ी रह गई। इसे वक्त लगा सब कुछ पीछे छोड़कर आगे आने में। कई बरस गुजर गए। इसने खुद को बहला भी लिया था, समझा भी लिया था। सचमुच अब वो दुख, वो अफसोस नहीं था जो नौउम्री में हुआ था, मगर फिर भी कभी कभी बस यूं ही एक कसक सी होती थी, जैसे आजकल हो रही थी। दिल के आईने पे एक गुबार सा जमा हो रहा था, जिसे वो साफ़ कर देती और फिर वो जमा हो जाता और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, बस कुछ वक्त। बबली ने सोचा। बादल धीरे धीरे हटा और चांद अपनी तमाम तराबोताब के साथ फिर नुमाया हो गया। सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आ रही थी। चंद लम्हों बाद प्रिया इसके सामने थी। क्या सोच रही हो आपा? यही कि कल क्या पकाऊं? उफ, दुनिया का सबसे अहम सवाल। प्रिया ने आंखें मींची। बल्कि दो सवालात हैं सबसे अच्छे। एक तो यही कि आज क्या पकाया जाए, दूसरा शादी कब और कहाँ होगी, कैसे और क्यों करोगी। वैसे अगली वीडियो इसी पे बनानी चाहिए। अच्छा आइडिया है। बबली ने छत की मुंडेर से हाथ हटाया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की जानी बढ़ी। कहाँ जा रही हो? ये कौन खाएगा? नीचे ले आओ। बबली सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। नीचे ही खाने थे तो पहले ही बोल देती, मुझे बार बार चक्कर तो नहीं लगाना पड़ता। कोई बात नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने से सेहत अच्छी रहती है, मगर मूड तो ख़राब हो जाता है ना। प्रिया धप धप करती कमरे में घुस गई। रात दिन वीडियोस बना बनाकर फैज़ी बुरी तरह थकन का शिकार था। दिन में नौकरी भी थी, रोज़ाना शाम में, रात में, छुट्टी वाले रोज़।
टिकटॉक बना बना कर धड़ाधड़ लगा रहे थे। मिलने वाले लाइक्स और सब्सक्राइबर्स उनकी तवक्कुआत से बहुत कम थे। कमेंट्स अच्छे बुरे हर तरह आते थे, लेकिन कभी कभी तो ऐसे बेहुदा होते कि फैज़ी का खून खौल जाता। लाइबा इसे समझा बुझा कर देती। इसके समझाने का लब्बे लबाब ये था कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फैज़ी के सर में दर्द था, इंतज़ार कर रहा था कि लाइबा चेंज करके आए तो इससे चाय का कहे। वो लिबास तब्दील करके आई और फैज़ी के कुछ कहने से कबल शुरू हो गई। पहले मुझे इतने लाइक्स मिलते थे, मगर जब से शादी हुई है ऐसा लगता है वैल्यू डाउन ही हो गई। सिंगार में इसके आईने में अपना जायज़ा लेते हुए लाइबा ने गौर अफशानी की। क्या मतलब? फैज़ी की पेशानी शिकन आलूद हो गई। एक तो पहले ही सर दर्द से फट रहा था, ऊपर से ही बातें। मतलब ये कि शादी और लाइफ पार्टनर किसी के हक़ में लकी होता है और किसी के लिए। लाइबा ने जुमला अधूरा छोड़ा और चेहरे पे फाउंडेशन मलने लगी। अच्छा, ये फजूल बातें छोड़ो, मुझे चाय बना दो, साथ में एक टैबलेट भी, सर दर्द से फट रहा है। फैज़ी ने बात को रफा दफा किया। बहस करने की ना हिम्मत थी। मेकअप कर रही हूँ, अब ये सब लगाकर चूल्हे के आगे जाऊँ? लाइबा ने लापरवाही से बोलते हुए चेहरे पे बेस लगाने का अमल जारी रखा। मेरे सर में दर्द है, मुझे चाय चाहिए। खाना तो तुमने आज तक कभी बनाया नहीं, बाहर का ही खाया है हमेशा। अब ज़रूरत पड़ने पर एक कप चाय नहीं बना सकती हो? फैज़ी का लहजा तल्ख हो गया। खाना और चाय बनवाने के लिए शादी की थी मुझसे, जो ताने दे रहे हो। फैज़ी से ज़्यादा लाइबा तल्ख हो गई। ताना नहीं दिया, हकीकत बयान किया। अब जाओ और चाय बना कर लाओ। फैज़ी गुर्राया। मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे वीडियो बनानी है। चाय होटल से लेकर आओ या नीचे से बनवा लो। लाइबा ने टका से जवाब दिया। नीचे से क्यों बनवा लूँ? शादी तुमसे की है या? फैज़ी कुछ बोलते बोलते रुक गया। इसने अपने होंठ भींच लिए। अगर किचन के कामों के लिए मुझसे शादी की है तो गलत किया। लाइबा के हाथ और ज़ुबान यकसां महारत के साथ चल रहे थे। फैज़ी के सब्र और बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। मिजाज में तुंदी और तेज़ी पहले से ही थी। इस वक्त दर्द से फटते सर की वजह से मज़ीद आतिशफ़िशां बन गया। इसने तो कभी अपने वालिदैन की नहीं सुनी, तो बीवी की ज़ुबान कैसे बर्दाश्त करता? वो एक ज़कंद भर के लाइबा के करीब जा पहुंचा। मैं करता हूँ तेरी तैयारी। एक जुनून के आलम में इसने वो सब लाइबा के चेहरे पर लथेड़ना शुरू कर दिया जो ड्रेसिंग टेबल पर खुला पड़ा था। इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए लाइबा बुरी तरह चीखने लगी। फैज़ी को ना इसके चीखने की परवाह थी, ना इस बात की फ़िक्र कि जो कुछ वो इसके चेहरे पे बेदर्दी से फेर रहा है वो इसकी आंखों में, नाक में और मुंह में घुस रहा है। ये शोर शराबा नीचे तक पहुंचा तो दादी ने घबरा कर प्रिया और चॉकलेटी को ऊपर भेजा। बबली घर पर नहीं थी, वो शाहीन भाभी के घर थी। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे 3 नफूस में से एक के आगे चाय समोसे रखे थे और वो एहतजाज कर रही थी। मैं कोई मेहमान हूँ, इतने तकल्लुफ़ात? लो, चाय समोसा भी कोई तकल्लुफ़ है? अब फटाफट खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। शाहीन भाभी ने अपनायत से डांटा। अब खा भी लो, गरम गरम कढ़ाई से निकलवा कर लाया हूँ। सुना है चाय समोसे खा कर अच्छे अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। हाशिर की नज़रें मोबाइल पर थीं और मुखातिब बबली से था। हमने तो इसके बगैर भी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए, तुम्हें पता नहीं कैसी होर चाहिए। और परी कहाँ से लाएं? तेरी बेगम जिसे बनाएं। अरे बाबा, ना होर चाहिए ना परी, इसी दुनिया की मखलूक हो, मेरी अम्मी जैसी, तुम जैसी, घुल मिल कर रहने वाली। अम्मी के साथ मिलजुल कर रहे। दरअसल दूसरों के हालात देख देख कर डर लगता है। हाशिर एक रवानी में अपने दिल की बात बताता चला गया। लो भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम किसी आने वाली नई लड़की को नहीं जानते, मगर अपनी अम्मी को तो जानते हो। मुझे यकीन है कि इनकी अपनी बहू के साथ बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी। तुम अपनी फ़िक्र करो। पल में तोला पल में माशा, तुम्हारे साथ किसका गुजारा होगा? बबली ने समोसों के साथ इंसाफ करते हुए हाशिर को आईना दिखाने में किसी तकल्लुफ़ से काम ना लिया। मेरा क्या है, जैसे ही शौहर के ओहदे पर फाइज हुआ तो सुधर जाऊंगा, जैसे कि अक्सर लड़के सुधर जाते हैं। हाशिर ने बड़े मज़े से जवाब दिया। शाहीन भाभी और बबली दोनों की हंसी निकल गई, मगर भाभी इस बार बहुत संजीदा थीं। उन्होंने ऐलान किया और बेटे को धमकी दी। बस इस बार लड़की फ़ाइनल हो जाएगी, जैसी भी हो। अब कोई इनकार नहीं चलेगा। और अगर खुद उन्होंने ना कर दी तो? हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ शरारत नाच रही थी। देख हाशु, अगर तूने इस बार भी कोई गड़बड़ की तो दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं गड़बड़ नहीं करता अम्मी जान। बास लोगों की बातें और डिमांड्स ऐसी होती हैं, ना करनी पड़ती है। कि कोई घर दामाद बनाने की बात करता है, कोई अलग रहने की बात करता है। ऐसी जगह शादी करेंगी तो अपने हीरे जैसे लाइक फाइक बेटे से हाथ धो बैठेंगी। हाशिर ने कॉलर अकड़ाया। तुम बचपन से अपनी तारीफ़ें खुद करने की शौकीन हो, अभी तक ये आदत गई नहीं?
बबली ने चाय का घूंट भरते हुए आंखें फैलाईं। दोनों एक ही स्कूल में थे और एक ही क्लास में। मैट्रिक के बाद कॉलेज अलग अलग हो गए थे। देखो लड़की, इंसान को इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि दूसरे लोग इसकी तारीफ़ करें, क्योंकि दूसरे लोगों को तौफीक कम ही नसीब होती है। इसलिए नेक काम मैं खुद कर लेता हूँ। बस बातें बनवा लो इस लड़के से। ये लो समोसा, ये तो खा लो, सारा ठंडा कर दिया। शाहीन भाभी ने बैक वक्त डांट और लाड दोनों से काम लिया। ये क्या है? समोसा उठाते हुए हाशिर ने बबली की आंखें देखी और ज़ोर से चीखा, क्या अच्छी भली आंखों में काला काला क्या लगा लेती हो तुम लड़कियाँ? तौबा हाशिर, दिल दहला दिया मेरा। काजल है और क्या है? सब लड़कियां लगाती हैं, मैं खुद भी लगाती हूँ। ये तो मियाँ और बच्चों ने मिलकर सोध-बोध खो दी। बबली से पहले शाहीन भाभी ने जवाब दे दिया। बेकार आंखें ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो इसके बगैर भी अच्छी लगती हो। हाशिर समोसा मुंह में रखते हुए बबली को बगौर देख रहा था। अंदाज में वही अजली सादगी और लापरवाही थी। ओफ़ो, बहुत ही बोलते हो, चुप हो जाओ ज़रा देर। जल्दी जल्दी बाकी मांदा चाय हलक में उडेली। वो तो बता दो जो बताने आई थी। भाभी को बता दूंगी, मामला मेरा, शादी मेरी, भाभी कौन होती है बीच में खामखा। पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का। कभी नहीं, अभी तक इसका बचपन ही नहीं गया। बबली ने नफ़ी में सर हिलाया। बचपन अच्छा होता है, मासूम होता है, शुक्र करो बड़ा नहीं हुआ, वरना मैं भी खर्राट और मक्कार होता। तुम्हारा मतलब है कि हम मक्कार हैं? बिल्कुल हो, बहुत हो। मेरी माँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। जब देखो बबली की तारीफ़ें, हर वक्त बबली बबली बबली। ए मेरे अल्लाह, हम जैसी मज़लूम औलादे दी कहाँ जाएं। बबली और शाहीन भाभी दोनों ने आंखें सुकेड़ कर एक दूसरे को देखा और कंधे उचका कर रह गईं। समीना बेगम की आमद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तकरीबन हर छुट्टी वाले दिन मौजूद होती और दादा दादी के सामने अपने दुखड़े रोती, जले दिल के फपोले फोड़ती। सारी बातों का मतलब यही था कि किसी तरह इस बदज़ात टिकटॉकर से छुटकारा मिल जाए। इस बार आई तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ उनको मिली वो खुशखबरी थी। हाय मेरे अल्लाह, लाख लाख शुक्र है तेरा, वो मुर्दार निकल गई इस घर से। छोड़ दी मेरे बच्चे की जान, शुक्राने के नफल पढ़ूंगी घर जाकर। समीना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम्हें नहीं मालूम? बेटे ने नहीं बताया? दादी हैरान थी। परसों ही बात हुई थी फ़ोन पर, कुछ नहीं फूटा मुँह से। उन्होंने तो अपने पेज पर भी लगाया हुआ है, लाइबा फैज़ी ब्रेकअप के टाइटल से पूरी स्टोरी है। फैज़ी भाई को दुनिया के सबसे जालिम शौहर बताया है। खुदा की मार इस मनहूस मारी पर। अच्छा हुआ छोड़कर चली गई, मेरे हीरे जैसे बेटे के लायक ही कहाँ थी। फैज़ी के लायक तो बस एक ही है, इसे ही बहू बनाऊंगी। इस बार तो इस लड़के को मनमानी नहीं करने दूंगी। वो अपने आइंदा के लाइहा अमल के ऐलानात कर रही थी जब फैज़ी आया। बहुत थका हुआ लग रहा था। बड़ी हुई शेव, क्या हशर कर दिया डायन ने मेरे बच्चे का। ऐसा तो नहीं था मेरा चांद। समीना बेगम पर दिक्कत तारी होने लगी। अब्बू कैसे हैं? फैज़ी ने बाप का हाल पूछा। ठीक है, वैसे ये सवाल घर आकर भी पूछ सकते हो। घर आऊँ तो आप दोनों मुझे शटलकॉक बनाकर अपने झगड़ों में उलझ जाते हैं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ दो, ये बताओ इस चुड़ैल को तलाक दी या नहीं? इतना आसान नहीं है ये सब जितना आपने समझ रखा है। मुश्किल क्या है? जैसे झटपट निकाह किया था, झटपट तलाक भी हो सकती है। अभी खामोश हो जाएं, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। घर आना, फिर बात करूंगी। समीना बेगम ने दबे लफ्ज़ों में इसे ताकी थी। देखता हूँ। फैज़ी हर एक से और हर बात से बेजार था। सर्दी तो गोया 4 दिन की चांदनी थी, चटक मटक के ख़त्म हो रही थी। बारिशों के चंचल मन को जाने क्या सूझी। केट लाते हुए पहले गुनगुनाई, फिर लहराई, फिर दिल खोल के यूं बरसी कि सब कुछ जल थल कर दिया। फैज़ी पानी में शराबोर सर से पांव तक भीगा हुआ घर में दाखिल हुआ। थमते थमते बारिश का राग बस अब धीमी सी फुहार बन गया था। वो भी इख्तिताम पजीर था। फ़ज़ा में बारिश की गीली गीली और मिट्टी की सूंधी सूंधी महक के साथ साथ तले हुए पकौड़ों की खुशबू भी फैली हुई थी। आओ भाई फैज़ी मियाँ, फटाफट कपड़े बदल कर आ जाओ वरना पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। दादा जान ने बेतकल्लुफ़ी से हाँक लगाई। दादी ने बेचैन होकर पहलू बदला। अरे तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? खाओ ना। कैसे मज़े के पकौड़े बनाए बिटिया ने, और चटनी तो वाह सुबहान अल्लाह। दादा एक के बाद एक पकौड़ा माँ चटनी के मुंह में रख रहे थे और झूम रहे थे। अपना पेट समझकर खाती हूँ, तुम भी ज़रा एहतियात से काम लो और बस करो गज़ब खुदा का। आधी प्लेट पकौड़े और ढेर सारी चटनी खा गए। वक्त बेवक्त तबीयत ख़राब हुई तो अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं। दादी ने अपने लापरवाह और चटोरे शौहर नामदार को घूरा। बेगम साहिबा भूखा रहकर मरने से बेहतर है इंसान पेट भर के दुनिया से रुखसत हो। दादा ने एक और पकौड़ा चटनी में डुबोया। हाँ, अपने दांतों से अपनी कब्र खोद लो। दादी ने आगे से प्लेट उठा ली। दादा हाय हाय करते रह गए। इतने में फैज़ी भी कपड़े तब्दील करके नीचे आ गया।
प्रिया किचन से कमरे तक पकौड़ों की बिला तरसील का फरीज़ा सरंजाम दे रही थी। बबली किचन में कढ़ाव चढ़ाई हुए थी। ये लो मियाँ, पकौड़े खाओ और बरसात का लुत्फ़ उठाओ। फैज़ी बैठ के और चेहरे पे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई, जो कम अज़ कम दादी की तेज़ निगाहों से छुपी न रह सकी। लाइबा को लेने नहीं गए तुम? नहीं आना होगा तो खुद आ जाएगी। फैज़ी के लहजे में तलखी भी थी और सख्ती भी। और नहीं आई तो ना आए, भाड़ में जाए। मुझे कौन सा सुख दे दिया इसने? जितने दिन रही बस अपनी अदाओं में रही। तैयार हो गई, वीडियो बना ली, अपलोड कर दी। सुबह से शाम, शाम से रात, यही खेल तमाशा चलता रहता था। न इसे शौहर का पता था, ना घर का, ना घर की जिम्मेदारियों का। फैज़ी फट पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता अकल आ जाती है बेटा, घर गृहस्थी का तरीका सलीका भी आ जाता है, बस कुछ वक्त लगता है। दादा ने रसान से समझाया। तरीका सलीका इन्हें आता है जिन्हें शौक़ हो, अपने से वाबस्ता रिश्तों और इंसानों की परवाह हो। इसे सिर्फ अपना ख्याल रखना आता है और बस। ये सब तो तुम्हें पहले देखना चाहिए था। अब ये सब तमाशे करने से क्या हासिल? बीवी को घर लेकर आओ, कुछ इसकी मानो, कुछ अपनी मनवाओ। घर ऐसे ही बसते हैं। गुस्सा कितना ही तेज़ हो, औरत पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं। दादी ने संजीदगी से नसीहत की। फैज़ी चंद सेकंड्स खामोश रहा, फिर पकौड़ा खा रहा था। फिर इसने बारी बारी दादा दादी की तरफ देखा। मैंने लाइबा को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अम्मी अब्बू की मर्ज़ी भी यही है। फैज़ी ने अगला पकौड़ा प्लेट से उठाते हुए कहा। तो इसका इत्मीनान काबिले दीद था। क्या कह रहे हो मियाँ? दादा के हाथ से पकौड़ा छोड़कर गड़ाब से चटनी में डूब गया। दादी भी हड़बड़ा गई। फैज़ी बड़े आराम और सुकून से पकौड़ों के साथ इंसाफ करता रहा। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था और यही नरमी, मुलायमत और खुशगवारियत समीना बेगम के लहजे में थी। जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाएं। फैज़ी ने बहुत बड़ी गलती की, मगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप भी इसकी भूल को फरामोश करके आगे बढ़ें। क्यों मुबश्शर? उन्होंने अपनी मदद के लिए शौहर साहब को टहोका दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस लड़के ने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। शुक्र है कि इसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। शौहर साहब ने भी हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी बेगम की तायद की, जो इससे पहले शाज़ और नादिर ही कभी की हो। दादा कुछ सोच रहे थे, मगर दादी चुप ना रह सकी। और वो तुम दोनों की भांजियों का क्या हुआ, जिनके पीछे एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे? दादी का तीखा लहजा सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दरअसल बात यह है कि हम दोनों ने अब यह मामला फैज़ी की मर्ज़ी और पसंद पर छोड़ दिया। हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िद छोड़ दी। समीना बेगम ने जल्दी जल्दी बोल बोल कर वजाहत पेश की। दादी ने एक ऊह की जिसमें छुपा हुआ था कि मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। मामला वो समझ चुकी थी, मगर उनके मुंह पर कहने से गुरेज किया। प्रिया ने इन्हें वीडियो दिखाई थी जो लाइबा ने अपने पेज पे अपलोड की थी, जिस वक्त फैज़ी इसे बेतहाशा मार रहा था। इसका मोबाइल कैमरा ऑन था और मेकअप करते वक्त वो अपनी वीडियो बना रही थी। फैज़ी का गुस्सा और मार सब इसमें रिकॉर्ड हो गया। लाइबा ने वो वीडियो अपलोड करके फैज़ी से भरपूर बदला लिया था और इस बदले के नतीजे में फैज़ी को जो ज़िल्लत और हज़ीमत उठानी पड़ी, इसका बदला वो लाइबा को तलाक देकर ले रहा था। समीना बेगम और मुबश्शर साहब अपनी अपनी भांजियों से इसलिए दस्तबरदार हो गए थे कि दोनों घरानों में से कोई भी इन्हें रिश्ता देने को तैयार ना था। और अब फैज़ी की वीडियो रिलीज़ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लाइबा ने सोशल मीडिया पर अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई थी, जिसमें इसे इंतहाई ज़ालिम, तशद्दुद पसंद, साइको केस साबित करने की कोशिश की गई थी। फैज़ी को सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही थी। लाइबा से हमदर्दी करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। समीना बेगम अपने महाज पे मोर्चा बंद थी कि किसी तरह दादा दादी मान जाएं और वो जो टूटी डोर असरे नौ जुड़ जाए, जिसे वो खुद बहुत पहले तोड़ चुकी थी। धूप में तेज़ी आ चुकी थी। बबली ने खाना बना लिया था। किचन की सफाई प्रिया की जिम्मे लगाई और ख़ुद नहाने घुस गई। कासनी और गुलाबी इम्तजाज के लॉन के जोड़े में खासी निखरी और तरोताज़ा सी लग रही थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इसने अपने बाल संवारे। हल्की सी नमी बाकी थी। चोटी बांधने के बजाय इन्हें यूं ही एक पोनी में कैद कर लिया। लिप ग्लॉस लगाया और आदत के मुताबिक आंखों में काजल भर लिया। मोबाइल उठाकर इसमें कुछ चेक किया। एक तमानियत का एहसास चेहरे पे उभरा। दुपट्टा सर पे ओढ़ा और उसने दादी के कमरे में झांका। दादी, मैं ज़रा शाहीन भाभी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा। दादी किसी अधेड़ बुन में थी। बबली पड़ोस में पहुंची तो शाहीन भाभी पालक काट रही थी। हाशिर को बर्तन धोने पे लगाया हुआ था। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। शाहीन भाभी से देखते ही खिल उठी। और मैं भी। हाशिर ने पतीली मांजते हुए हाँक लगाई। मजाल है जो ये लड़का कभी सीरियस हो जाए। भाई सबीन, अब तुम बैठकर इसे समझाओ, मैं ज़रा पालक चढ़ा दूँ।
शाहीन भाभी उठ खड़ी हुई। हाशिर के बर्तन भी धुल चुके थे। हाथ खुश करके वो लाउंज में सोफे पर बैठ गया। चलिए भाई, अब मुझे समझाइए, और ऐसे समझाइएगा कि बस इस बार तो मैं समझ ही जाऊं। देखो हाशिर, ये बस आखिरी बार है, इसके बाद कोई लड़की नहीं बताऊंगी। ये लो। बबली ने अपना मोबाइल ऑन करके ऊपर नीचे स्क्रॉल किया और स्क्रीन पे प्यारी सी लड़की मुस्कुरा रही थी। मेरी सहेली की बहन है, सारी डिटेल इसमें लिखी है, पढ़ लो, तस्वीर भी देख लो। मुझे तो कोई लड़की बुरी ही नहीं लगती, ये भी अच्छी है। हाशिर के चेहरे पर ज़रा संजीदगी सी छा गई। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और इसे ऑफ़ कर दिया। अच्छी तरह देख लो, सोच समझ लो, फिर जवाब दे देना। तुम पता नहीं इतनी दूर दूर कहाँ कहाँ से रिश्ते ले आती हो, कोई करीब में देख लो ना। करीब में कहाँ, तुम्हारे नाप की तो तुम्हारी जो कज़न्स थीं सबकी शादियाँ हो चुकी। मोहल्ले में भी तुम्हारे नाप की कोई नहीं। जो तुम कद के बारे में कहते हो, भाभी ठीक कहती हैं, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी, बस इन्हें और मुझे तंग करना है। बबली ने सख्त रवैया अख्तियार किया। तुम्हारी करीब की नज़र कमज़ोर है क्या? अब मैं क्या करूं, तुम्हें कोई लड़की नज़र ही नहीं आ रही आसपास? नहीं, तुम्हें नज़र आ रही है तो बता दो। ऐसे ही तो तंग करता है मुझे भी। शाहीन भाभी ने हाशिर के जवाब से पहले बीच में टांग अड़ाई। बताओ ना, बबली ने उसे घूरा। ज़िंदगी भर का मामला है, 1 मिनट में तस्वीर देखूं, अगले मिनट में हाँ कर दूं, ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है? 10 साल तक तस्वीर देखो, अगले 10 बरस सोचो, फिर जवाब दो। हमारी क्लास में तुम काफ़ी ज़हीन लड़की के तौर पर मशहूर थीं। टीचर्स बहुत काबिल समझते थे तुम्हें। हाशिर ने काजल में डूबी इसकी सियाह आंखों में झांका। तो ये कि बहुत डफर हो। सबसे बड़ा अहमक वो होता है जो दूसरों को अहमक समझे। समझे तुम? मैं हूँ डफर, मुझे मालूम है। हाशिर ने बड़े आराम से एतराफ़ किया। किचन से मसाला भूनने की खुशबू फ़ज़ा में फैल रही थी और बबली को एक अनजाने से एहसास ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ अरसे से हाशिर का रवैया, लहजा, अल्फाज नॉर्मल से ज़रा हट कर थे, जिन पर इसने कभी तवज्जो दी ही नहीं और ना गौर किया। आज इस वक्त एकदम ही जैसे कुछ क्लिक हुआ था। बबली ने अपनी काजल में डूबी घोर सियाह आंखें उठाकर हाशिर की तरफ देखा। वो इसे ही देख रहा था। मेरे लिए देखो, हाशिर मुस्कुराया। किसे? जवाब के लिए हाशिर के होंठ खुले ही थे कि शाहीन भाभी आ गई। वो खामोश रहा। मैं चलती हूँ भाभी। वो उठ खड़ी हुई। अरे बैठो ना, इस बेवकूफ़ को समझाया। उन्होंने इसरार और सवाल एक साथ किया। फिर आऊँगी, तब तक सोच लें आप भी और हाशिर भी। बबली रुकी नहीं, खुदा हाफिज़ कहकर चल पड़ी। घर आते आते अजीब अधेड़ का शिकार थी। इसकी छठी इस खतरे के सिग्नल दे रही थी, जिसे वो झटकने और नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुश्किल हो रही थी। जैसे कोई इर्तकाज़ होते होते टूट टूट जाए, कोई सिग्नल आते आते फिर रह जाए। शाम में दादी ने पुदीने की 4 गड्डियाँ ले लीं। प्रिया और चॉकलेटी को साथ लगाकर इसके पत्ते तोड़ रही थी। पतवे का सालन बनाने का इरादा था। लहसुन, मिर्च, ज़ीरा पीस कर बेसन और पुदीने में मिलाकर गूंधे आटे की तरह कर लिया और इस आमेज़े को सीख कबाब की शेप देकर उबलते पानी में थोड़ी देर पकाया, फिर निकाल कर छलनी में रख दिया। सालन के लिए मसाला भूनने लगी। बबली के बार बार मना करने के बावजूद वो अपने काम में लगी नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं गनीमत है, और ज़ुबान भी। दादा ने आवाज़ इतनी मध्यम रखी कि दादी तक ना पहुँचे। धुले कपड़े लाई ऊपर से? बबली ने प्रिया से सवाल किया, जिसे दादी ने किचन में अपना सिस्टम बना रखा था। ओह, मैं भूल गई, सॉरी। तुम ले आओ प्लीज़, जाहिर है मुझे ही लाने पड़ेंगे अब। बबली ने सीढ़ियों का रुख किया। तमाम कपड़े उतार कर इसने बरामदे में पड़े तख्त पर रखे और गट्ठड़ बनाने लगी। तभी कमरे का बंद दरवाज़ा खुला और फैज़ी चौखट में खड़ा नज़र आया। बबली चौंक पड़ी। अरे आप घर पर हैं? कब आए? मैं गया ही नहीं, आज यहीं था सुबह से। फैज़ी छोटे छोटे कदम उठाता आया और तख्त के एक कोने पे टिक गया। इसकी शेव बढ़ी हुई थी, चेहरे से थकान, आंखों से बेख्वाबी आया थी। सुबह से यहीं थे तो नीचे क्यों नहीं आए? नाश्ता खाना कहाँ से किया? गठरी की गिरा बांधते बबली के हाथ थम गए। कहीं से भी नहीं। फैज़ी की आवाज़ बहुत मध्यम थी। क्यों? बबली का सवाल बेसाख्ता था। अगले ही लम्हे से एहसास हुआ कि इसका सवाल गैर ज़रूरी है। ना भूख लगती है, ना कुछ खाने को दिल करता है। सब ठीक हो जाएगा, आप ख़ुद को संभाल लें। बबली ने हमदर्दी से फैज़ी की तरफ देखा। पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया मुझे। क्या वाकई इतना बुरा हूँ मैं? फैज़ी इस वक्त दुनिया का सबसे दुखी इंसान बना हुआ था। कभी अच्छे इंसानों पे बुरा वक्त आ ही जाता है, गुजर जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जब कोई काम बिगड़ता है तो आनन फानन बिगड़ जाता है, मगर संवरने में वक्त लगता है। बबली का लहजा नर्म और पुरखुलूस था। वो कपड़े उठाकर खड़ी हो गई और जाने लगी। एक बात सुनो। फैज़ी खड़ा हुआ और ज़रा आगे आया। जी? बबली ठहर गई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।
मैं इस काबिल तो नहीं हूँ मगर। बबली की निगाहें उठी और फैज़ी की नज़रों से उलझीं। इसने एक गहरी सांस ली। इस सब की ज़रूरत नहीं, सादा से लहजे में बोलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दादी की हंडिया तैयार थी, प्रिया आटा गूंद रही थी। बबली ने कपड़े तय करने शुरू कर दिए। बज़ाहिर वो पुरसुकून नज़र आ रही थी, मगर थी नहीं। दादी के साथ होने वाले मुज़ाकरात समीना आंटी के और इसकी निगाहों से ओझल नहीं थे, मगर इन मुज़ाकरात और गुज़ारिशात के नताइज जानने में ज़रा दिलचस्पी नहीं ली। इसकी आंखों के सामने ही कुछ हफ्तों में हालात ऐसे उलट पुलट हुए कि वो देखते देखते चकरा सी गई कि ऐसी अजीब सी हो जाती है ज़िंदगी कभी, पता नहीं क्यों। एक के बाद एक कपड़े तय करते बबली की आंखों में उलझन तैर रही थी। अब क्या होगा? उलझन के हमरा तशवीश के साए भी इन समंदर आंखों में उतरे हुए थे। रात के खाने के बाद इशा की नमाज से फारिग होकर दादी और दादा की बहस नुमा गुफ्तगू एक बार फिर से शुरू हो गई। वो शर्मिंदा हैं, कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। दादा संजीदा थे। ठीक है, माफ़ कर दिया। मेरे दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई कदूरत नहीं, मगर ये जो रिश्ते जोड़ने का मामला है ना, इस पर दिल नहीं ठुकरा। पहले तो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी भांजियों के राग अलाप रहे थे, फिर लड़का अपनी मनमानी करके बीवी ले आया, और वो भी नहीं बस करके दी, लौंडे से बसाई ही नहीं गई। अब वो मामला ख़त्म शुदा है, वो भी सारे जहान में ज़िल्लत उठाकर। तुमने भी तो देखी थी वीडियो। कल कलां को हमारी बच्ची के साथ भी ये सलूक हुआ तो क्या करेंगे हम? वो वक्ती इश्ताल था, गुस्से में था, इसलिए सब हो गया। बचपन से हमारे तुम्हारे सामने, किसी और के साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। दादा एक लम्हे को खामोश हुए, दोबारा गोया हुए। तुम देख लो, अच्छी तरह सोच लो, बाहर से जो इक्का दुक्का रिश्ते आए हैं वो कभी तुम्हें पसंद नहीं आते। किसी को हमारी बच्ची नहीं भाती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा है, और वक्त का काम यही है, गुजर जाना। ये किसी के लिए नहीं ठहरता। दादा की पुरसोच निगाहें सामने खला में थीं। दादी की पेशानी की लकीरें उनके ख़यालात की तरह उलझी हुई थीं। शरीके हयात ठीक ही कह रहे थे। ये तमाम बातें वो भी सोचती थी, मगर फिर वही बात कि इनके बस में था ही क्या। ये सब जानती हूँ, मगर दिल नहीं मानता, क्या करूँ? दादी का लबो लहजा कम ही बेबस होता था, मगर इस वक्त था। बबली की राय ले लो, इसके ख़यालात क्या हैं? दादा ने मशवरा दिया। पूछ लेती हूँ इससे भी, दादी ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। ख़िज़ां रसीदा कुरलाते पत्तों की मध्यम आवाज़ हो चली थी। हवा ने मौसम गुल की पाज़ेब पहनी और मुस्कुरा कर उठी। इठला के चली तो चार तरफ खुशबू बिखर गई। टुंड मुंड दरख्तों ने सब्ज़ पोशाकें ज़ेबतन करने की तैयारी शुरू कर दी। शाहीन भाभी सटर पटर चलती हुई अंदर आई। हमेशा की तरह मखसूस हुलिये में, कमीज शलवार मैचिंग के थे, दुपट्टा किसी और सूट का। हाथ में एक ढका हुआ बाउल, जिसे लाकर उन्होंने बबली के हाथ में दिया। क्या लाई हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उसने ढक्कन हटाया। गाजर का हलवा। चॉकलेटी के दिल की मुराद पूरी हो गई। रात को इसे गाजर का हलवा याद आ रहा था। वो मुस्कुराई। शुक्रिया भाभी। शुक्रिया किस बात का? तुम भी तो इतने मज़े मज़े की चीज़ें खिलाती हो। वो तख्त पे टिक गई। और सुनाएं, क्या चल रहा है आजकल? हाशिर का ही वही रौला चल रहा है बस। देखो, तुमने तस्वीर दिखाई थी ना। उसने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, बात सुनो। शाहीन भाभी ने राजदारी के साथ धीमी आवाज़ में इसे मुखातिब किया। फैज़ी की बीवी ने तो बड़ा उधम मचाया है। सोशल मीडिया पे दोनों की तलाक हो गई है क्या? पता नहीं भाभी, फैज़ी भाई से इसका मौजू पे कभी बात ही नहीं हुई। अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, मोबाइल में देखा था तो। शाहीन भाभी ने फ़िक्रा अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर आती दादी को देखा तो झट से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शाहीन? दादी का चेहरा पज़मुर्दा था, परेशानी और उलझन के साथ डौलते नज़र आ रहे थे। शाहीन भाभी चौंक गई। खैरियत तो है खाला, परेशान नज़र आ रही हैं। हाँ, खैरियत ही है, बस यूं ही। दादी ने इन्हें टाला, या फिर बबली के सामने कुछ कहना मुनासिब नहीं लगा इन्हें। आकर तख्त पर बैठी, तब भी इनकी निगाहें किसी सोच में डूबी हुई थी। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करती रहीं, फिर उठ खड़ी हुई। मैं अब चलूँ? समीर एकेडमी जाएगा, घर पे और कोई है नहीं। वो चली गई तो बबली ने दादी को मुखातिब किया। आज क्या पकाना है? कुछ भी पका लो, कोई दाल वाल चढ़ा दो। दादी के अंदाज में बेजारी थी। फिर उन्होंने बबली को मुखातिब किया। समीना और इसका मियाँ इसरार कर रहे हैं तुम्हारे और फैज़ी के रिश्ते के लिए। तुम्हारे दादा का ख्याल है कि तुमसे पूछ लेना चाहिए। हम बुढ़े बुढ़िया की तो अकल काम नहीं कर रही। बबली ने कुछ कहने की कोशिश की। अंदर ही अंदर जैसे कोई गिरह लग गई थी और हलक में कुछ फंस रहा था। जल्दी नहीं है कोई, सोच समझ लो, फिर जवाब दे देना। दादी ने इसका चेहरा देखा, जिस पर अंदरूनी कश्मकश जाहिर हो रही थी। जी, बबली ने आहिस्ता से कहा और वहाँ से हट गई। लाउंज में धुले कपड़ों का ढेर इकट्ठा था, जो तकरीबन तय हो चुके थे। शाहीन भाभी इन्हें उठा उठा कर अलमारी में मुंतकिल कर रही थी। बबली ने सोफे में बैठे हाशिर को देखा, जो मोबाइल में मुंह घुसाए हुए था।
तुमने तो तंग करके रख दिया हाशिर, बहुत ही परेशान कर रहे हो। वो लोग पूछ रहे हैं, इन्हें क्या जवाब दूँ? परेशान तो तुम कर रही हो मुझे। हाशिर ने मोबाइल से सर उठाया। मैं? बबली ने बेयकीनी से इसे देखा। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी नहीं, कोतवाल ही चोर को डांट रहा है, और बिल्कुल ठीक डांट रहा है। वो सीधा हो बैठा। मैं चोर? काजल लगी सी आंखें फैल गईं। बिल्कुल, मेरा बहुत कुछ चोरी किया है तुमने। हाशिर बहुत संजीदगी से कह रहा था, और ऐसे ही अंदाज में इसने माँ को आवाज़ लगाई। माँ, कुछ खाने को तो दे दें, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और ये जो मेहमान आई हैं, इनकी खातिर मदारात होगी या नहीं? मेहमान की खातिर मदारात तो हो जाएगी। तुझे अब खाना तभी मिलेगा जब शादी के लिए हाँ करेगा। शाहीन भाभी ने किचन में जाते हुए हाँक लगाई। मेरी तरफ से हाँ है, 3 बार नहीं 6 बार। बस लड़की मेरी मर्ज़ी और पसंद की होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी और पसंद बता दे मेरे बाप, क्यों परेशान किया है हमें? अभी बताता हूँ आपको, पहले इन मोहतरमा को बता दूँ। बता दे, बबली को ही बता दे नौटंकी। शाहीन भाभी फ्रिज से खाने के लिए सामान निकाल रही थी। इधर बबली तेवरियों पे बल डाले हाशिर को घूर रही थी। तुम्हारी ड्रामेबाजी की आदत गई नहीं अब तक। स्कूल में भी तुम बहुत नौटंकियाँ करते थे, मगर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। टॉपिक मत चेंज करो, जो मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। कहो, मैंने तुमसे कहा था अपने आसपास देखो। मेरे आसपास ऐसी कोई नहीं जो तुम्हें सूट करती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, और समझती भी हूँ। मोहल्ले में 1-2 लड़कियाँ हैं, और वो तुम्हारे टाइप की नहीं। तुम्हारी करीब में कोई नज़र नहीं आई तुम्हें? नहीं ना? तो आईना देखो ना, नज़र आ जाएगी। हाशिर ने रवानी में इसी का अंदाज़ अख्तियार किया। आईना? बबली एक लम्हे को ठिठक गई। अगले ही लम्हे बात समझ में आई तो इसके पेशानी के बल ज़्यादा भी हो गए और गहरे भी। फजूल मजाक मत करो, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा संजीदा कभी नहीं हुआ। हाशिर, इसने दांत पीसे। सबीन, वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी अम्मी को बताऊं अभी? कितनी फजूल बकवास कर रहे हो। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जहमत नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरी तौबा, जो आइंदा कोई लड़की दिखाई तुम्हें। वो एहतजाजन उठ खड़ी हुई। यह तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाशिर भी उठ खड़ा हुआ और माँ को आवाज़ लगाई। माँ, आपकी मेहमान जा रही है, वो भी नाराज़ होकर। हाशिर के बच्चे एक लगाऊंगी तुम्हारे। बबली ने दांत पीसे और इतने में शाहीन भाभी किचन से निकल आई। कहाँ जा रही हो? बैठो, चाय तो पियो। नाराज़ क्यों हो रही हो? इस बेवकूफ़ ने कुछ कहा होगा तुम्हें। मजाक कर रहा है, आपको पता है मौसूफ को मजाक करने की आदत है। बबली ने रसान से कहा। दोबारा बोली। मैं फिर आऊँगी भाभी। चाय उधार रही। और मेरा जवाब भी? हाशिर ने टुकड़ा लगाया। तूने जवाब नहीं दिया अभी तक। मैंने सवाल किया है, जिसका जवाब ये मोहतरमा पे उधार है। फिर बोंगियाँ हाँकनी शुरू कर दी। 2 टोक जवाब दे, लड़की पसंद आई या नहीं? शादी करनी है? लड़की पसंद है, शादी भी करनी है, तस्वीर वाली नहीं। तो फिर कौन है बता दे, इसी वक्त रिश्ता ले जाऊंगी। झुंझला गई। लड़की को एग्री तो कर लूँ। मुझे ले चल इनके घर, मैं खुद ही हाथ पैर जोड़कर राज़ी कर लूँगी। पहले इससे पूछ लूँ, कभी डांट कर घर से निकाल दे। डांटती बहुत है। हाशिर की तेज़ी से चलती ज़ुबान पर बबली ने परेशान होकर इसे देखा। मैं चलती हूँ भाभी। इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ खाने को दे दे अम्मी हजूर, भूख के मारे फौत होने लगा हूँ। अब अपनी मंगनी का खाना ही खाना। इतना जुल्म? बेटा हूँ आपका, बहू नहीं हूँ। चल हट, इसे तो मैं बड़े प्यार से रखूँगी। शाहीन भाभी बेनियाजी से किचन की जानी मुड़ गई। हाशिर उनके पीछे लपका। बबली के हाथ में मोबाइल था। बज़ाहिर इसकी निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर थीं, दिमाग कहीं और था। दादा दादी कमरे में थे। चॉकलेटीन दोनों की दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर गया था। प्रिया अपने नोट्स बना रही थी। तभी फैज़ी ने कमरे में झांका। 1 कप चाय मिल जाएगी? सर में बहुत दर्द है। मैं तो इतनी बिजी हूँ कि सर उठाने का भी वक्त नहीं। प्रिया ने सर झुकाए झुकाए जवाब दिया। मैं बना देती हूँ। बबली उठ खड़ी हुई। किचन में इसने चाय पकने को रख दी। फैज़ी चौखट में खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? अपने घर। अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मैं वहीं आ जाऊँ। शायद वहाँ मेरा दिल बहल जाए। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बबली की जादूगर निगाहें उसके चेहरे पे एक लम्हे को टिकीं, फिर पलट गईं। फैज़ की रोशन चमकदार आंखें बुझी बुझी सी थी। पुरकशिश मुस्कुराहट मान पड़ गई थी। एक सुरमई सी धुंध ने उसके चेहरे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। तुम्हारी बद्दुआ लग गई शायद, वो अचानक ही बोला। मैंने तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, आपको भी नहीं। बबली ने खुद पर काबू पाकर जवाब दिया। कभी किसी का दुखा और दिल खुद एक बद्दुआ बन जाता है, चाहे ज़ुबान से अल्फाज अदा हों या ना हों। चाय छान कर मग में निकालते वो कुछ देर खामोश रही। जो वक्त गुजर गया, इसका जिक्र करने से क्या हासिल। मैं इसी वक्त को दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। बीते वक्त को दोबारा कैसे वापस ला सकते हैं? बबली के चेहरे पे एक मुस्कुराहट उभरी, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इसमें उदासी छुपी है या कुछ और। रास्ता देंगे?
बस एक बात, आखिरी बात सुन लो। फैज़ी ने मुस्तरब लहजे में कहा, जी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, चाहे थोड़ी सी सही? फैज़ी की निगाहें किसी फ़कीर का कशकोल बनी हुई थी। मैं सच बताऊं? बबली ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरा दिल इस वक्त बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं इसमें, ना कोई नफ़रत, ना मोहब्बत, ना दावत, ना लगावट, कुछ भी नहीं। ख़ुद को समेट कर वो फैज़ी के बराबर से निकल कर बाहर आ गई। फैज़ी की निगाहों ने इसका ताक़ुब किया जब तक कि वो कमरे के अंदर नहीं चली गई। बबली कमरे में दाखिल हुई और चुपचाप बैठ गई। पहले की तरह मोबाइल इसके हाथ में था, निगाहें स्क्रीन पर, दिमाग में ख्यालात का एक झक्कड़ था जो चल रहा था। आपा, प्रिया ने नोट्स पे झुका अपना सर ऊपर उठाया। एक बात बताओ। बाद में बता देना। बबली का इस वक्त कोई ओंगी बोंगी सुनने का दिल नहीं चाहा। सुनो तो। इस बार पेश की इजाज़त लेने के बजाय बराह रास्त बोलना शुरू कर दिया। इसकी बात ख़त्म हुई तो बबली के लिए फ़ैसला करना आसान हो गया था। शब तारीख की सहर होने को थी। पौ फटी और धीरे धीरे उफ़क़ पे उजाला फैलने लगा। हस्बे मामूल वो अलग सुबह ही उठ गई। फजर की नमाज, तिलावत वगैरह से फ़ारिग होकर दादा के लिए चाय बनाई। दादी निहार मुँह चाय पीने के सख्त खिलाफ थी। बबली सहन में आकर बैठ गई। चिड़ियों की चहकार ने एक समा बांध रखा था। हवा के झोंकों में एक बेफिक्री भी थी और सरशारी भी। बबली और चॉकलेटी भी फजर के लिए ही उठे हुए थे। मोबाइल लेकर सहन में आ गए और वीडियो बनाने लगे। आजकल वो दिन और रात की नौकात मनाजिर की वीडियोस बना रहे थे जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता फरामोश करते जा रहे हैं। सुबह काजिब के फैलते उजाले और डूबते सूरज की सुर्खी, उफ़क़ पर फैली शफ़क़, बारिश के बाद कौसे कज़ा, गहरी स्याह मखमली रात, आसमान पे रोशन चांद और चमकते सितारे, शाम का सुरमई रूप, दोपहर की चांदी सी धूप, 9 ब 9 परिंदों की रंग बेरंग चहकार, खुश रंग फूलों की अलग अलग महकार। दोनों ने मिलकर कितनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी। जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, दिन की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो गया। बबली काम काज में फैलावा समेटने में मसरूफ़ थी। फैज़ी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया था। हाथ में एक सूटकेस था। वो सहन में खड़ा हो गया। बबली तख्त की चादर और गाँव तकियों के गिलाफ तब्दील कर रही थी। मैं जा रहा हूँ, सब घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। बबली ने गिलाफ की डोरी कस के गिरह लगाई। बहुत जल्द इन्हें लेकर आऊँगा। फैज़ी के लबों पे एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी। रात ही माँ से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि दादा इस रिश्ते पर नीम रजामंद है और दादी भी हो ही जाएंगी। जी ज़रूर। नाराज़ तो नहीं हो? फैज़ी ने बगौर इस एक चेहरे को देखा। नहीं, नाराज़गी की क्या बात है? मुझे मालूम था तो मुझे माफ़ कर दोगी। फैज़ी का चेहरा और मुस्कुराहट ज़रा और रोशन हो गए थे। मैं इन दोनों को खुदा हाफिज़ कह दूँ। फैज़ी अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज़, बबली ने ज़ेरे लब कहा, जो इसने खुद ही सुना। दोपहर की धूप दीवार पर सरकती हुई नीचे आ गई थी। शाहीन भाभी मैसेज करके से बुला रही थी। दादी को बताकर वो पड़ोस में चली आई। वो बेसन फेंट रही थी। किचन में इसे देखते खिल उठी। बबली मेरी जान, ज़रा इस लड़के की बात सुन लो। कब से मेरी जान खाई है। ड्राइंग रूम में बैठा जाने कौन से चिल्ले खींच रहा है। मैं तो कहती हूँ इसकी बीवी आकर ही लगाम में खींचेगी इसकी। मेरे काबू में तो आता नहीं। देखती हूँ अब क्या हो गया। बबली ड्राइंग रूम में चली आई। वो सोफे पर बैठा हुआ था, कानों में हैंड फ्री, जो इसे देखते ही उतार दिया। मोबाइल ऑफ करके मेज़ पर रख दिया। क्यों परेशान कर रहे हो अपनी अम्मी को? मैंने अम्मी को बता दिया मुझे अपनी क्लास फेलो से शादी करनी है जो मेरे पड़ोस में रहती है। क्या? बबली का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी बहुत खुश हैं। वो तो पहले भी शहीद भाई के लिए तुम्हें सोचे बैठी थी, मगर इन्हें अपनी कुलीग पसंद थी तो खैर ये अच्छा ही हुआ। और अब्बू को भी बता दिया उन्होंने। दोनों रात को बैठकर प्लान बना रहे थे कि पहली बार कौन सी और कितनी मिठाई लेकर तुम्हारे घर जाएं। तुम सब एक जैसे हो। सारे फैसले खुद ही अकेले अकेले कर लेते हो। हैरत के समंदर में गौते खाती बबली ने सर बाहर निकालकर सवाल किया। बात यह है कि लड़की के पीछे पीछे ज़्यादा भाग दौड़ करो तो टाइम ज़ाया होता है, नखरे भी बढ़ जाते हैं इसके। हथेली पे सरसों जमाने का प्रोग्राम है। चट मंगनी, पट ब्याह और झट हनीमून। हाशिर की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। मेरी मर्ज़ी कोई अहमियत रखती है या नहीं? बबली ने इसकी तेज़ रफ्तारी को ब्रेक लगाने की कोशिश की। तुम्हारी तो शक्ल ने बता दिया कि तुम एग्री हो, दिल और जान से राज़ी। और हाँ, हाशिर ने मज़े से बोलते हुए इसकी आंखों में झांका, तुम्हारी आंखों में भी इकरार है। मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। बबली ने यह तबसरा ही समेट दिया। जैसे जैसे रोशनी फैलती चली गई, उसके दिल का भी रोशनी जैसा ही मसला था। जाना है तो जाओ, मगर आना यहीं है, ठीक है लड़की? हाशिर उछल कर खड़ा हो गया। हाशिर, बबली ने इसे मुखातिब किया तो आवाज़ में संजीदगी थी। तुम बहुत फास्ट हो। मैं धीरे धीरे चलने वाली हूँ। तुम्हारी हम रफ्तार होने में थोड़ा वक्त लगेगा।
जब हम कदम होंगे हम तो रफ्तार भी हो जाएंगे, या तो तुम फास्ट हो जाओगी या मैं स्लो हो जाऊंगा। हाशिर की मुस्कुराहट में कई जुगनू थे जो बबली के आसपास उड़ने लगे। सुनो तो, प्रिया ने इसरार किया और शुरू हो गई। पता है, कल मैं ऊपर गई तो फैज़ी भाई शायद अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अबे तेरा भाई बहुत ऊंची शय है, इतना हल्का ना ले मुझे। दोनों जगह सेटिंग कर रखी है, बेगम को भी लाइन में खड़ा कर रखा है और साबका मंगेतर को भी। दोनों में से जिसने पहले हाँ कर दी इसी के साथ हो लेंगे। फैज़ी ने बोलते बोलते एक ज़ोरदार कहकहा लगाया था। फिर मानता है ना अपने भाई को। बबली ने खामोशी से इसे सुना और सुनने के बाद वो खामोश ही रही, मगर प्रिया लगातार बोलती रही। मुझे तो ये पहले सेल्फिश लगते थे, बस अपने काम निकलवाने में माहिर हैं। प्रिया ने मुंह बनाकर तबसरा किया, फिर से अपने नोट्स पे झुक गई थी। बबली खामोशी से ख़ुद को टटोलती रही, खोजती रही। दादी की तरह इसका दिल भी मुतमईन नहीं था फैज़ी से रिश्ता जोड़ने पर, और अब फैसला करने में आसानी हो गई। माजी एक परछाई बनकर बहुत पीछे जा रहा था। वो आगे बढ़ने को तैयार हो गई। घर में शोर शराबा, चहल पहल थी। गुलाबी कामदार गरारे में मलबूस, बड़ा सा दुपट्टा सर पर सेट किए, जेवर मेकअप से आरास्ता बहुत खूबसूरत लग रही थी। गहरी सियाह आंखों में खुशी के जुगनू चमक रहे थे। घर में ही छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया था। बहुत ही करीबी और ख़ास लोग मौजूद थे। शाहीन भाभी ने मिठाई का डब्बा खोलकर प्लेट में मिठाई निकाली। दादा के मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने शाहीन भाभी को मुखातिब किया, भाई शाहीन, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की का मुंह मीठा कराने से पहले इसके दादा का मुंह मीठा कराते हैं। यूँ कहो कि मुंह मिठाई से भर देते हैं। दादी ने कड़ी निगाहों से इन्हें घूर के टोका। ज़रा सी खाने में क्या है, इतनी शुगर थोड़ी है मुझे। दादा मिनमिना रहे थे। शाहीन भाभी ने मुस्कुराते हुए पहले इन्हें मिठाई खिला दी। अरे शाहीन, दादी ने उनके कान में घुसकर सरगोशी की, ये दुपट्टा इसी जोड़े का है। झमाझम जामनी जोड़े पे ऑरेंज दुपट्टा उनकी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ खाला, डिज़ाइनर जोड़ा है। वो हंस पड़ी। बबली ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश नहीं की। दबी मुस्कुराहट अल्लाह की तरफ से इनाम है, इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। और ये तो फिर भी दिली मुस्कुराहट थी, तो फिर खुलकर मुस्कुरा लेना चाहिए। ये नावल यहीं पर तमाम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।